हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं टैक्स एडवोकेट सोनू सजवान आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो है ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। आज हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर मैनी टाइप ऑफ डिस्कशन करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, गवर्नमेंट ने कौन से सेक्शन इनके ऊपर इंट्रोड्यूस करे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, है ना। और जब हम ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाती है टैली पर। तो मैनी टाइप ऑफ डिस्कशन करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि सेक्शन क्या कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो सेक्शन को एनालाइज करने के बाद देन हम चलेंगे टैली पर, और टैली पर हम एंट्रिया को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जो टैली पर अंडरस्टैंड करेंगे वो करेंगे सप्लायर के केस में। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे जो, कुछ क्या मैनी पीपल्स ऐसे होंगे, मतलब जो सप्लायर है उनके, जो सप्लायर है वो सेल करते होंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पे वो अकाउंटिंग करते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सप्लायर के केस में वहाँ पे एंट्रियाँ कैसे की जाती है बुक्स में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। जब सप्लायर की बुक्स में एंट्री की जाती है तो वहाँ पे एंट्रियाँ किस तरीके से की जाती है, तो मैं आपको मास्टर बना दूंगा आज की वीडियो में ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेके। ठीक है ना, सप्लायर की बुक्स में एंट्री जब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, CBIC। अगर कोई मेरे व्यूअर्स होंगे जो ये पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आके वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से एक्ट निकाल के अपना वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैंने सेक्शनों को अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी समराइज होता है वो सारा एक PDF में रखिए ये वाले में। और यहाँ से मैं आज आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा सेक्शन 52 और सेक्शन 95 को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, लेट गेट स्टार्ट। देखिए, सेक्शन 52, ठीक है ना, यहाँ बात करता है सेक्शन 52 जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करता है। ये CGST एक्ट 2017 का सेक्शन है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात की जाती है सेक्शन 52 के अंदर। ठीक है ना, मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट 2017 डील विद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो कि TCS की बात करता है बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर सच एज Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जियोमार्ट एक्सेट्रा। तो मतलब यही वो सेक्शन 52 के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं वो कौन से आते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जियोमार्ट। तो ये सारे ऑपरेटर आते हैं, और भी होंगे ऐसे ही, लेकिन जहाँ पे किसकी बात की जाती है, गुड्स की बात की जाती है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये आता है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर स्पेसिफाई ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कलेक्ट GST एट सोर्स। मतलब क्या कलेक्ट करना है, क्या है, TCS कलेक्ट करना है। ठीक है ना, फ्रॉम पेमेंट मेड टू सप्लायर सेलिंग थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। तो जो सप्लायर इन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म वाले क्या करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेंगे, जब उनकी पेमेंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, TCS कलेक्ट करेंगे। द सेक्शन कम इनटू फोर्स फर्स्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2018। तो ये सेक्शन कब आया, देखिए, सेक्शन तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई 2017 को आ गया था, राइट। 1 जुलाई 2017 को आ गया था। लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है वो करता है 1 अक्टूबर 2018 से। तो ये 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हो गया था अच्छी तरीके से ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद सेक्शन और स्टैचुरी प्रोविजन। स्टैचुरी प्रोविजन क्या कहता है, देखिए, सेक्शन 52 बीइंग विद एन नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज। क्या कह रहा है कि यही क्लोज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये बोलता है। जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग होता है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग जो कहता है कि ओवर रूल करता हूं मैं सारे सेक्शनों को, जो मैं कहूंगा वही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो कहेगा वही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एजेंट, एजेंट नहीं होना चाहिए, वेयर कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर सेल कलेक्ट TCS on the net value taxable supply made थ्रू इट बाय अदर सप्लायर। तो कहना क्या चाह रहा है कि नेट वैल्यू की बात यहाँ पे कर रहा है। तो नेट वैल्यू का मतलब मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की सेल करी, Amazon के थ्रू 10,000 रुपए की सेल करी, उसमें से मान लीजिए 3,000 रुपए का क्या निकल गया, रिटर्न हो गया, क्रेडिट नोट हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल सप्लाई कितनी की हो गई, 7,000 रुपए की। तो दिस इज द नेट वैल्यू टैक्सेबल। ठीक है ना, दिस इज द नेट टैक्सेबल वैल्यू। तो ये नेट नेट टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ओके,
बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 52 का क्या था, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टीसीएस टू ट्रैक करती है क्या, किस चीज को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहा है, इंश्योर रिपोर्टिंग सप्लायर ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। टैक्स इविजन की बात करते हैं, क्रिएट ट्रायल बिटवीन द सप्लायर और ईसीओ के ऊपर, ठीक है ना, इन दोनों का रिकंसिलेशन करवाती है। फैसिलिटी रिकंसिलेशन बिटवीन द सप्लायर रिटर्न एंड ईसीओ रिटर्न, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सप्लायर रिकंसिलेशन हो जाता है। मान लीजिए मैंने प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की सेल करी, मैं अपनी बुक्स में क्या दिखा रहा हूँ, 10,000 रुपए, जीएसटीआर1 में भी 10,000 रुपए, लेकिन प्लेटफॉर्म वाले कितने दिखा रहे हैं, 8,000 रुपए। तो अब ये 8,000 रुपए दिखा कैसे रहा है, इसी को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लेके आई कि भैया तुम एक काम करो, ईसीओ वालों को बोल दे कि तुम जितनी भी सेल करोगे तो वहां पे टीसीएस डिटेक्ट करोगे, और जो ये सप्लायर होगा वो क्या करेगा, जीएसटी जमा करेगा। तो यहाँ से रीमैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स इविजन को रोका जाता है, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो डेफिनेशन है, देखिए बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस ओवर ए डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। ये क्या है, डिजिटल नेटवर्क है जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग करते हैं सारी चीजें। ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 2 क्लोज 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो अगर आप इस क्लोज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सीबीआईसी की, वहां से अगर सेक्शन 2 और क्लोज 45 को अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां पे ईसीओ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ईसीओ की। तो क्या कर रहा है, एनी पर्सन हु ओन, तो क्या कर रहा है, जो ऐसे पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट और मैनेज कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो उनकी ये बात कर रहा है। बात करते हैं एग्जांपल कि सेक्शन 52 के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं ई कॉमर्स वाले, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नाइका, स्नैपडील, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और भी हैं, ठीक है ना, और भी होते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। व्हेन इज सेक्शन 52 एप्लीकेबल, अब ये सेक्शन 52 कब एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे 4 कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सेक्शन 52 अप्लाई ओनली इफ ऑल दिस कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर आपने ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो सेक्शन 52 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई इज मेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप जैसे मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ और मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अप्लाई, एक कंडीशन ये फुल करनी पड़ेगी। फिर सप्लाई अनोदर सप्लाई, ठीक है ना, यहाँ पे ई कॉमर्स कलेक्ट कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, और सप्लाई इज ए टैक्सेबल। तो ये 4 कंडीशन मेरे को क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, मेरे पे ये सेक्शन 52 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्या रहा है, इफ एनी वन कंडीशन एब्सेंट, अब मान लीजिए इनमें से कोई कंडीशन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, तो टीसीएस अंडर सेक्शन 52 इज जनरली नॉट अट्रैक्टेड, तो ये सेक्शन उसके ऊपर क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे केस वेयर सेक्शन 52 डज नॉट अप्लाई, अब ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जिसपे सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा, तो ऑपरेटर मेनली प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट, तो क्या है, अगर कोई इशू है, वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। फिर पेमेंट कलेक्ट बाय डायरेक्टली सप्लायर, अब मान लीजिए मैंने सप्लाई करी 10,000 रुपए की, ठीक है, और मैं ही डायरेक्ट उस पेमेंट को क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, तो भी नहीं होगा। एग्जाम सप्लाई दे रहा हूँ, नील रेटेड दे रहा हूँ, सप्लाई मेड, सॉरी सप्लाई नॉट मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई किसके थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ईसीओ के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। फिर ईसीओ एक्टिंग ओनली एज ए एजेंट, अब कोई ईसीओ क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कि एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। यहाँ बात करते हैं टीसीएस रेट लेटेस्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, देखिए 10 जुलाई 2024 से पहले क्या होता था, एक नोटिफिकेशन आई थी 52/2018 सेंट्रल टैक्स में आई थी, जो कि 20 कब आई थी, 20 सितंबर 2018 को आई थी। इस नोटिफिकेशन को अगर आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन निकालना सिखा देता हूँ, यहाँ ये मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पर आ गया, देखिए ये वाली अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, अगर आप ये भी डालेंगे, यहाँ देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन डॉट सी बी आई सी डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये भी डालेंगे तो भी अब यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं जीएसटी को सेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेरे को पढ़ने को मिलता है, एक्ट, रूल्स, फॉर्म, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस और ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे कब आई थी, 2000, कब आई थी ये नोटिफिकेशन, 2018 को आई थी। तो 2018 मैंने जैसे यहाँ पे डाला और सी नोटिफिकेशन थी ओब्लिक, यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ देखिए 52 पे आ जाएंगे, यहाँ पे है ना 52 ये रहा।
तो जब आप इस नोटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, सिक टू नोटिफाई रेट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस के केस में ही नोटिफिकेशन आई थी। आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश जैसा पढ़ना चाहे उसमें आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन को सर्च किया जाता है। नाउ जब ये नोटिफिकेशन आई थी, मैं आपको बता दूं क्या क्या लिखा हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है ना। ये काउंसिल की सिफारिश में ये बात कही गई थी, हेयर बाय द नोटिफाई दैट द एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, नोट बीइंग ए एजेंट, एजेंट नहीं होने, सेल कलेक्ट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए रेट ऑफ 0.5% ऑफ 1% का। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ये था सीजीएसटी एक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.50%, ठीक है, 50%। ऐसी एसजीएसटी में भी 0.50% होगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 1%, राइट। तो यहाँ पे नेट वैल्यू की बात कही गई थी, ये सारी चीज यहाँ पे कह रहे थे, कंसिडरेशन वगैरह है, ठीक है। बात करते हैं 10 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ। देखिए 10 जुलाई 2024 को क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन फिर आई थी, जो थी 15/2024। तो आप इसको भी निकाल के एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। 10 जुलाई 2024 को आई थी। तो यहाँ पे ये रेट की बात करता है। देखिए करंट रेट क्या चल रहा है अभी, राइट नाउ जो रेट चल रहा है वो चल रहा है, देखिए अभी जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, इंट्रा स्टेट अगर सेल करता है तो 0.25%, 0.25% टोटल मिला के 50% हो जाएगा आईजीएसटी का, ठीक है ना। तो अभी नाउ रेट अभी यही चल रहा है, एप्लीकेबल फ्रॉम 10 जुलाई 2024 ऑनवर्ड। तो 10 जुलाई 2024 के बाद से ये एप्लीकेबल है और अभी तक एप्लीकेबल है। तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि कैसा था। पहले 10 जुलाई को ये था 50-50%, 1% था, और फिर उसके बाद इन्होंने रिड्यूस कर दिया था इसको, तो 0.25%, 0.25% टोटल मिला के 50% हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं मीनिंग ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि नेट टैक्सेबल वैल्यू की मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई माइनस सप्लाई रिटर्न ड्यूरिंग द सेम मंथ। तो अभी मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए रिटर्न हो गए, तो एक्चुअल में सप्लाई कितनी होगी, 7,000। तो उसकी बात करता है। यहाँ पे कह रहा है जीएसटी इट सेल्फ नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग नेट वैल्यू। तो क्या कह रहा है, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है इस नेट टैक्सेबल वैल्यू पर। तो जीएसटी ऑटोमेटिक आपको पता है कि टी से जो कटेगा वो टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगेगा। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि सेल थ्रू अमेजोन से, अगर सेल अमेजोन के थ्रू हो रही है 10 लाख की और रिटर्न उसमें था 1.5 लाख का, तो नेट हो गया 8.5 लाख रुपए, 8,50,000 हो गए, ठीक है। टीसीएस इस पे लगेगा तो 4250 आ जाएगा, 4,250 रुपये आ जाएगा। और इसको अगर हाफ करेंगे 2 पे तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकल के आ जाएगा। बात करते हैं टाइम ऑफ कलेक्शन की, तो टीसीएस इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू सप्लायर। तो जब सप्लायर की बुक्स में या जब सप्लायर को क्रेडिट किया जा रहा है या पेमेंट की जा रही है सप्लायर की, विच एवर इज अर्लियर। तो जब भी आप इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है ना, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। वाइल कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ईसीओ, कलेक्टेड बाय द ईसीओ इन अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 52। तो सेक्शन 52 के हिसाब से आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। बात करते हैं डिपॉजिट ऑफ टीसीएस। देखिए ईसीओ मस्ट डिपॉजिट टीसीएस विद इन 10 days आफ्टर एंड ऑफ द मंथ इन द विच कलेक्शन इज मेड। तो जिस दिन आपने कलेक्ट करा उसके अगले महीने की 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको जमा करना। फॉर एग्जांपल जैसे जुलाई में, अभी 2026 जुलाई में मैंने डिडक्ट करा होगा कोई टीसीएस, तो 10 अगस्त तक मेरे को क्या करना है, जमा करना है। नाउ रिटर्न टू बी फाइल्ड। अब रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी, तो जीएसटीआर 8 होती है इसके लिए, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं, और कंटेंट इसमें आपको पता है ये सारी चीजें दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बता दिया 10 तारीख को ही फाइल होती है ये। बात करते हैं क्रेडिट टू सप्लायर। अब सप्लायर को क्रेडिट कैसा मिलेगा इसका, तो यहाँ पे देखिए सप्लायर को क्रेडिट कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए आफ्टर जीएसटीआर 8 फाइल, जैसे ही ईसीओ क्या करेगा, जीएसटीआर 8 को फाइल करेगा, तो टीसीएस ऑटोमेटिकली अपेयर इन सप्लायर, ठीक है ना, सप्लायर को। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑटोमेटिक ही नहीं मिलता है ये, आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है वहां पे। तो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे फाइल होती है, ठीक है ना। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये जैसे आप टीसीएस की रिटर्न को जैसे फाइल करेंगे, टीसीएस और टीडीएस दोनों होता है वहां पे, तो जैसे आप इसको फाइल करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो सप्लायर कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट
फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। अब मान लीजिए आपकी कोई लाइबिलिटी बन रही है तो इस कैश लेजर का आप क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे इफ टीसीएस इज नॉट डिपॉजिट, यदि क्या है, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस को क्या नहीं करता, डिपॉजिट नहीं करता, तो सेक्शन 50 का वहां पे इंटरेस्ट लगता है जो कि 18% है पर एनम। बात करते हैं इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, तो क्या क्या चीजें चेक कर सकता है, देखियो जीएसटी अथॉरिटी क्या क्या चीज चेक कर सकती है, देखिए रिकॉर्ड्स कंपेयर कर सकते हैं सप्लायर से डाटा, फिर एड जीएसटी R1 देख सकते हैं, जीएसटी R1 किसकी, सप्लायर की, एड दे सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के, और नोटिस देगी अगर मिसमैच होता है तो फिर उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेक्शन 52, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज अंडरस्टैंड कर ली सेक्शन 52 की। अब मैं आपको लेता हूँ देखे चलता हूँ सेक्शन 95। अब सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो ये क्या कहता है, देखिए ये भी ईसीओ की ही बात करता है, ठीक है ना। सेक्शन 52 के अंदर कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर आ रहे थे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और नाइका, ये सारे आ रहे थे। अब यहाँ देखना यहाँ पे कौन सा आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, यहाँ पे बात करता है सेक्शन 95। अब सेक्शन 95 पे हम समझते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2070 इज ए स्पेशल चार्जिंग प्रोविजन अंडर जीएसटी। मतलब सेक्शन 9 जो सेक्शन 9 किस चीज का है, देखिए आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे ना जब, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो बात करता है चार्जिंग सेक्शन की। यहाँ पे बोलता है लेवी और कलेक्शन, मतलब लगेगा किस पे और कलेक्शन किससे होगा, ठीक है ना। तो उसकी बात ये करता है, ये कहता है इट शिफ्ट, ठीक है ना, इट शिफ्ट द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी फ्रॉम द एक्चुअल सप्लायर टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सर्टेन नोटिफाइड सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। तो मतलब यहाँ पे ना जो जैसे मान लीजिए मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स की, तो मेरे जैसे मान लीजिए मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स या सर्विस की, तो एक्चुअल में टैक्स कौन पे करेगा, मैं ही पे करूंगा ना, लाइबिलिटी तो मेरे ऊपर बनेगी। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है लाइबिलिटी किसके ऊपर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, और यहाँ पे कुछ नोटिफाइड सर्विस है उस केस में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए द ईसीओ ट्रीटेड एज ए डीम्ड सप्लायर फॉर द जीएसटी पर्पज, जीएसटी पर्पज के लिए क्या है, डीम्ड सप्लायर है ईसीओ, ठीक है ना, 95 के अंदर, सेक्शन 52 के अंदर नहीं कह रहा हूँ, 95 के अंदर। अब देखिए स्टैचुटरी प्रोविजन क्या कहते हैं, सेक्शन 95 प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में, दैट द गवर्नमेंट में, तो क्या कह रही है यहाँ पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस फॉर विच जीएसटी शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट फॉर दिस नोटिफाइड सर्विस। अब मतलब कहना है क्या मतलब है कि भैया ये सेक्शन उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा जो इनके थ्रू कोई सर्विस देगा और जो हमने बता रखी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ईसीओ इज डीम टू बी सप्लायर, ठीक है, डीम टू बी क्या है, सप्लायर है। ईसीओ पे जीएसटी ऑल प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट अप्लाई टू ईसीओ इफ इट वर द सप्लायर। तो जो सप्लायर, जैसे मान लीजिए मैं अगर गुड्स की सप्लाई करता हूँ, जो भी प्रोविजन मेरे ऊपर एप्लीकेबल थे, अब वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ईसीओ के ऊपर, वो सारे प्रोविजन। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 95, तो सेक्शन 95 को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, देखिए द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव जीएसटी कंप्लायंस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है ना, इंप्रूव करना था इन्हें, इंश्योर दैट द कलेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रिड्यूस टैक्स लीकेज, सिंप्लीफाई कंप्लायंस फॉर ऑल फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, मेक लार्ज ई कॉमर्स ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पे ये बात सही है कि इन चीज़ों को इनमें ध्यान में रखना था। अब जोमेटो के थ्रू मैं आपको बता दूं, भैया जोमेटो के थ्रू तो पप्पू ढाबा भी होगा, पप्पू ढाबा भी होगा, छोटे छोटे, ठीक है, पप्पू ढाबा या कोई सा भी ढाबा हो सकता है, छोटे छोटे सप्लायर हो सकते हैं जिनका टर्नओवर ही कितना होगा, 5 लाख से नीचे है, समझ रहे हैं ना आप। तो उनको अगर गवर्नमेंट परेशान करेगी तो बिजनेस क्या करेंगे, अगर वो जीएसटी पे लगे रहेंगे तो बिजनेस तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि भैया देखो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही क्या करेंगे, जीएसटी की लाइबिलिटी पे करेंगे, जीएसटी का सारा काम वो करेंगे, हम किसको परेशान नहीं करेंगे, छोटे मोटे व्यापारी को, ठीक है ना। और सेक्शन 52 क्या कहता था, भैया देखो ट्रेडर्स होंगे, बिजनेसमैन ही वहां पे होंगे जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे ईसीओ के ऊपर आप क्या कहा कि टीसीएस कलेक्ट करो बस ओनली, और यहाँ पे क्या कहा कि आप जीएसटी पे करेंगे, टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ।
देखिए एन ईसीओ इज एनी पर्सन हु ओन ऑपरेट और मैनेज डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटी फैसिलिटिंग सप्लाईज, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कौन कौन से इश्यू आएंगे। देखिए ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेडियो टैक्सी, जैसे ओला, उबर, रेड बस, ठीक है ना, ये आते हैं। फिर रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई स्विगी जोमेटो के थ्रू। फिर आ गया, ठीक है ना, फिर आ गया हाउस कीपिंग की सर्विस, अर्बन कंपनी आ गई। फिर बात करते हैं एकोमोडेशन सर्विस, ओयो, मेक माई ट्रिप, एमएमटी जो होता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो ये 4-5 सर्विस होती है जो इसमें कवर होती है, 4 सर्विस है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 95 ऑफ एंड सेक्शन 52। तो सेक्शन 52 और 95 में क्या डिफरेंस है, देखिए पर्पस क्या है। यहाँ पे सेक्शन 95 है, यहाँ सेक्शन 52 है। यहाँ पे पर्पस बताता हूँ। देखिए ईसीओ पे जीएसटी, तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा, अभी आपने पढ़ा था कि 95 के अंदर ईसीओ पे करेगा, और यहाँ पे कलेक्ट करेगा टीसीएस 52 के अंदर। एप्लीकेबल टू नोटिफाई सर्विस ओनली, और टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू ईसीओ, ठीक है ना। जीएसटी लाइबिलिटी ईसीओ के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे ईसीओ के ऊपर रहती है, यहाँ सप्लायर के ऊपर रहती है। टीसीएस नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखना 95 के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता, और ये सेक्शन 52 में एप्लीकेबल होता है। बात करते हैं रिटर्न की, तो जहाँ पे जीएसटी 3 भी जाती है, ये बात सही है। और यहाँ पे जीएसटी रेट कौन भरता है, ईसीओ भरता है। सप्लाई रूल्स क्या होंगे, डज नॉट पे जीएसटी फॉर नोटिफाइड सप्लाईज, ठीक है ना। सप्लायर क्या नहीं पे करेगा, यहाँ पे 95 के अंदर जीएसटी पे नहीं करेगा जो नोटिफाइड सप्लाई है, और यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो ये था छोटा सा डिफरेंस, मे भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू मेक एंट्री इन सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको सेक्शन, इसको समझाने से पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ। देखिए इनकम टैक्स में चलता है, इनकम टैक्स एक्ट में चलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि 194 ओ का, ठीक है, 194 ओ है वहाँ पे एक सेक्शन जो टीसीएस की बात करता है, वो सॉरी टीडीएस की बात करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो अब ये सेक्शन यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2026 से ये सेक्शन क्या हो गया, हटा दिए गए हैं। अब नया सेक्शन आ गया, ठीक है ना, अब नया सेक्शन आ चुका है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उसी की बात कर रहा है ये वाला भी सेक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है ये बात। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जब डालेंगे टैक्स, सॉरी, यहाँ डालेंगे इनकम इनकम टैक्स एक्ट। जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 डालेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुलती है, ये देखिए ये वाली वेबसाइट खुलेगी, इनकम टैक्स india.gov.in। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 194 ओ, ठीक है ना, लेकिन वो पुराने एक्ट में, नया एक्ट के हिसाब से चलाता हूँ, बिकॉज अब वो एक्ट हो गया खत्म, ठीक है ना। वो वाला एक्ट क्या हो गया, वो हटा दिया गया, वो सब सेक्शन, नए सेक्शन आ गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे जो एक्ट खुला हुआ है ये वाला है, आप यहाँ से ओल्ड एक्ट भी देख सकते हैं 1961 का, ठीक है ना। अभी हमारा इनकम टैक्स 2025 है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट ये भी, और मैं यहाँ पे सेक्शन लूंगा 393। जैसे ही मैं यहाँ पे सेक्शन लूंगा 393, तो यहाँ पे बात करेगा, देखिए किसकी बात कर रहा है, यहाँ देखिए टैक्स टू बी डिडक्ट एट सोर्स। तो यहाँ पे इसकी बात करता है सेक्शन 393, ठीक है ना। अब ये 393 क्या कर दिया, देखिए पहले पहले क्या होता था, सेक्शन वाइज हमारा टीडीएस होता था, जैसे 194 सी, 194 एन, ठीक है, 194 डी, इस तरीके से सेक्शन होते थे। अब इन्होंने टेबल वाइज कर दिया, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, टेबल वाइज कर दिया। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए टैक्स टू बी डिडक्ट एट सोर्स, तो यहाँ पे टीडीएस की बात हो रही है। और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे देखिए अब होती है इसके हिसाब से बात, देखिए सीरियल नंबर, ठीक है ना, सीरियल नंबर 1 है, और 1 के ये सब क्लोज है, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे नेचर, ये इस तरीके की चीजें होती है। मैं आपको लेके चलता हूँ सीरियल नंबर 8 पे, देखिए सीरियल नंबर 8 पे आएंगे, जहाँ पे ये बात करता है अदर की। तो सीरियल नंबर 8 पे आ गए अदर में, और यहाँ पे देखेंगे हम क्लोज 1 2 3 और 4, हम चलेंगे सीधा 5 पर। यहाँ ये देखिए यहाँ आ गया हम 5 में। तो कहाँ पे आए हैं, सेक्शन 193 सब सेक्शन 1 के सीरियल नंबर 8 के क्लोज 5 में आ गया वो, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गए टेबल नंबर उसमें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टीडीएस के बारे में बात करता है। और मैं आपको बता दूं टीडीएस भी यहाँ पे करता है, ई कॉमर्स वाले टीडीएस भी काटते हैं, टीसीएस भी काटते हैं सेक्शन 52 के अंदर। सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस काटते हैं, सेक्शन इनकम टैक्स 93 सब सेक्शन 1 और सीरियल नंबर 8 के
क्लोज 5 में क्या काटते हैं, ये टीडीएस काटते हैं, ठीक है ना, टीडीएस भी काटता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए कैसा होता है। कह रहा है एनी सम ऑन अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। तो सप्लायर जब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आ जाता है, ठीक है ना। फैसिलिटी बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये सारी बात करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिडक्ट करने के लिए, तो एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर को वो बोल रखा है इसमें। तो इसमें क्या हो गया, सेक्शन 52 वाले भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, और सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, और सेक्शन 95 के भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए इसमें। तो रेट क्या आ रहा है इसमें, 0.1%, 0.1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया देखो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी जितने भी हो, ई कॉमर्स के थ्रू जो भी सेल कर रहा है, सबको क्या करना है, 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और सेक्शन है, सब सेक्शन 4, ठीक है ना, 194(3) का सब सेक्शन 4 भी है, वहां पे वो कहता है कि भैया आपको टीडीएस इस केस में डिडक्ट नहीं करना, ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सब सेक्शन 4, ये रहा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स शैल नॉट बी मेड अंडर द प्रोविजन रेफर टू क्लोज बी, ठीक है, कॉलम बी, ठीक है ना। ये टेबल जितने भी है, कॉलम बी यहाँ पे देखिए, कॉलम बी यहाँ पे लिखा रखा है, अलॉन्ग विद द कंडीशन स्पेसिफाइड कॉलम सी। तो यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब, यहाँ पे आइए, यहाँ पे 11 पे आएंगे, जब इसके टेबल नंबर यहाँ पे 11 पे आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात एक और कहता है ये। अब ये क्या कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, देखिए वहां पे हमने अभी क्या पढ़ा था, 5 पर, 8 के 5 पर हमें, टेबल नंबर 8 के 5 पर हमने क्या पढ़ा था कि टीडीएस हर किसी को काटना है, सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ ऑपरेटर को कि इनका टीडीएस नहीं काटना। देखिए, पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेफर टू इन सेक्शन 3, देखिए सेक्शन पढ़िए, क्या अभी पढ़ के आए थे हम, सेक्शन 393, 393 सब सेक्शन 1, टेबल सीरियल नंबर 8 और 5, अभी हम पढ़ के आए ना 8 और 5, यही अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अब देखिए, वेयर द क्या लिखा है, वेयर द अमाउंट इज क्रेडिट और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट और पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब देखिए, पहले हमारे यहाँ पे ना असेसमेंट ईयर होता था, टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर। अब इन्होंने क्या कर दिया भैया, अब ये टैक्स ईयर होगा। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हम कुछ भी काम करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं बोल के टैक्स ईयर बोलेंगे, ठीक है। टू द अमाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट विच इज, देखिए जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट होंगे, कौन होंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, अगर इनकी सेल 5 लाख से ऊपर नहीं है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या नहीं करना, टीडीएस नहीं काटना इन लोगों का, ठीक है ना। और इनको क्या सबमिट करना पड़ेगा, इन इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या सबमिट करना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, इन दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। परमानेंट अकाउंट नंबर दे दो या आधार नंबर दे दो, किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो आपका क्या नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा इस पे। अगर आपकी पूरे साल की सेल, अगर टैक्स ईयर की सेल अगर 5 लाख से ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर की बात कर रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं सीधा टैली पर। चलिए दोस्तों, यहाँ आते हैं टैली पर, और मैं पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ, देखिए हम कैसे चलेंगे। देखिए, अब मैंने आपको बोला था ना, हाउ डू आई मेक एन एंट्री इन द सप्लायर बुक्स इन द टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में एंट्री करेंगे कैसे, सप्लायर की बुक्स में। तो ये मैंने देखिए कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंड होंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर ए और बी। तो यहाँ पे बी किसकी बात करता है, सेक्शन 95 की, और ए किसकी बात करता है, सेक्शन 54 की। तो इन दोनों केस में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एंट्री कैसे होती है। यहाँ पे देखिए रवि ट्रेडर्स, मैं आपको पहले एक बार ये बता देता हूँ कि रवि ट्रेडर्स है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, किसके थ्रू, अमेजोन के थ्रू। और किसको दिया इसने, सुमित को दिया, जो कि यूआरबी पर्सन था गाजियाबाद में। 10,000 रुपये की सेल करी, 18% टैक्स था उस पर। फिर रवि ट्रेडर्स ने फिर दोबारा सेल करा, किसको करा, अमेजोन के थ्रू, मोहित इंटरप्राइज को, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है। जीएसटी नंबर ये रहा। 10,000 रुपये सेल करी और 18% जीएसटी चार्ज। फिर रवि ट्रेडर्स को रिसीव हुआ प्लेटफॉर्म चार्जेस बिल फ्रॉम किससे, अमेजोन से, 1,000 रुपये का 18% जीएसटी चार्ज था इस पर भी,
तो अब हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं किस तरीके से एंट्री होगी। चलिए जी, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रवि का नाम लिख लेता हूँ, बिकॉज रवि क्या कर रहा है, अमेजोन के थ्रू क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, सुमित को और रोहित इंटरप्राइज को। तो चलिए सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूँ रवि ट्रेडर्स। रवि ट्रेडर्स का नाम लिखा, रवि ट्रेडर्स सप्लाई, सप्लाई थ्रू ईसीओ। तो मैंने ये कंपनी का नाम रख लेता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आएगा ये नाम भी, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके कि क्या चीज़ें चल रही है। तो रवि ट्रेडर्स सप्लाई थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है। मैं मान लेता हूँ ये नोएडा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश 201201, ठीक है। मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं रवि ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर डाल दूंगा। रवि ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर क्या आ रहा है, देखिए रवि ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर ये है। तो मैं इसको एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे, रवि ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर, ठीक है ना। ये रवि ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर डाल दिया। और यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपना काम कर रहे हैं, कभी भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है ना। ये अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज फिर इससे क्या होता है ना कि हमें आगे जाके दिक्कत नहीं होती। आज आपके जहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं, कल वहाँ पे आपका 1 घंटा भी लग सकता है और 10 घंटे भी लग सकता है। आज आपको 5 मिनट खराब लग रहे हैं, आज आप 5 मिनट बचा रहे हैं, कल आपके 10 घंटे भी खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि अपने काम को हमेशा क्या कैसे करके चलना है, सही तरीके से। तो मेरे केस में ये मंथली है, सपोज डेट मैंने मंथली डाल दिया। यहाँ पे मेरी कंपनी जो है रवि ट्रेडर्स, जिस मोड से भी देखिए, अगर डीएससी है तो डीएससी के थ्रू कर ली है, ईवीसी कोड है तो ईवीसी के कोड से रिटर्न फाइल होते हैं, जिस मोड से भी होते हैं उस मोड को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ईवीसी, और ये एक एग्जांपल से कंट्रोल ए के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली कंपनी। नाउ कंट्रोल ए के साथ मैं इसको और सेव कर लेता हूँ। देखिए कंपनी मेरी रेडी हो गई है, रवि ट्रेडर्स सप्लाई थ्रू ईसीओ, ठीक है। नो वाउचर एंटर्ड अभी तक। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें एक काम करना है, यहाँ पे मुझे सेल अलग अलग दिखानी है, ठीक है ना। सेल का लेजर अलग रखना है। तो मैं यहाँ पे अल्टर में आऊँगा, अल्टर में आने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप करूँगा, वाउचर टाइप, ठीक है ना। वाउचर टाइप लूँगा, या तो यहाँ पे अभी आ जाएंगे वाउचर टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, देखिए ऑनलाइन सेल्स, ठीक है ना। अब मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे कि वो भैया काम कैसे करते हैं, देखिए ऑनलाइन सेल्स, इस तरीके से वो क्या करते हैं कि भैया इस तरीके से वो एंट्री कर देते हैं, इस तरीके से वो लेजर बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी इस तरीके से काम नहीं करना होता है हमें। देखिए यहाँ पे टैली ने किस तरीके से काम करा है, देखिए सिलेक्ट टाइप वाउचर, है ना, शुरू के अक्षर बड़े हैं, इस तरीके से हमें काम करना होता है। मैं आप देखिए यहाँ पे जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें अजीब सा लगता है, और जब डिपार्टमेंट में रिप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अक्षर बड़े बड़े दिखे, कुछ अक्षर छोटे छोटे दिखे, वो भी ठीक नहीं रहता। सीक्वेंस वाइज से चलना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमें करनी होती है चीज़ें। यहाँ ले लेता सेल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको यस कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ले लूँगा, और यहाँ पे सीरियल नेम, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि सीरियल नेम मान के चलिए क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर, दे सीरियल नेम क्या रख देता है, ऑनलाइन सेल, और यहाँ पे 2000, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 26 और 27, ठीक है ना। ये मैं लेके चल रहा हूँ 26 27। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ओवर ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लेने के बाद अगर मेरे को डुप्लीकेट, अगर मान लीजिए मैंने 20 नंबर चढ़ा दिया, 20 इनवॉइस नंबर चढ़ा दिया, एक बार सेल कर दी, तो दूसरी बार अगर 20 नंबर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसको नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको यस कर लेता हूँ। और यहाँ पे एडिशनल नंबर तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, चलो मैं फिर भी एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ डाल देता हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन डाल लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे 26 27, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ सेव। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ आएंगे, जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, तो जब आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखना, यहाँ पे आ गया क्या, सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्स, ऑनलाइन सेल आ गया, और एक हो गया सेल। तो ये वाला जो सेल है, देखिए ये वाला जो सेल होगा, ये वाला, अब मान लीजिए ना, आप क्या है कि रवि ट्रेडर्स है, कभी रवि ट्रेडर्स अपनी दुकान पे भी, उनकी दुकान पे भी कोई कस्टमर आते होंगे, तो वो अलग से सेल यहाँ पे चढ़ाएंगे और ऑनलाइन सेल को अलग से दिखाएंगे। तो उस केस में मैंने ये वाली सीरीज बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रही है सीरीज, यहाँ देखिए कि ऑनलाइन सेल और इनवाइस नंबर 1
और 26-27 का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी होती है। अब मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल था, देखिए यहाँ रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे रेफरेंस के लिए वही डाल देंगे ऊपर वाला, यही मैं डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ डाल दिया। और 1 तारीख को मैं सेल कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सोल्ड, अमेजोन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ सुमित को। तो यहाँ पे अमेजोन का नाम लिख लूंगा, अमेजोन, ठीक है। और अमेजोन क्या हो गया, मेरा डेटर्स हो गया, बिकॉज मुझे क्या लेना है, अमेजोन से पैसा लेना है। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं अमेजोन के थ्रू सेल कर रहा हूँ और अमेजोन से मेरे पास पैसा आएगा। तो मैं यहाँ पे ये ले लूंगा, और ये अमेजोन जहाँ पे होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा ये, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनरजिस्टर्ड रख रहा हूँ अमेजोन को, सपोज डेट, ठीक है ना। ये रजिस्टर्ड आप जैसा मर्जी वैसा कर लीजिए, मैं रजिस्टर्ड भी रख सकता हूँ, अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो चलो मैं रजिस्टर्ड ही रख लेता हूँ इसको। मैं जीएसटी नंबर डाल नहीं रहा हूँ अमेजोन का, बिकॉज मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या होगा इस केस में। आप डाल भी सकते हैं, ठीक है, मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। इसको यस करूंगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल टू अमेजोन को हो रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्या लेना है, सुमित का नाम लेना है। अब देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ से सुमित का नाम क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सुमित डालेंगे, सुमित का लेजर बना सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए B2C सेल होती है, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या होती है, B2C सेल होती है। तो यहाँ पे POS इंपॉर्टेंट होता है, POS सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कि आपने उत्तर प्रदेश में की, दिल्ली में की, B2C के केस में। तो यहाँ पे नाम की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज नाम वहाँ पे जाता भी नहीं है ना। ओनली POS से पता चलता है कि किस स्टेट पे टैक्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, SUMIT सुमित, जैसे आप SUMIT सुमित लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे सुमित का एड्रेस डाल देंगे अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और अमेजोन, यहाँ देखिए शिफ्ट टू किसको करूंगा, अमेजोन को ही करूंगा, बिकॉज अमेजोन मेरे अमेजोन उस सामान को लेगा और फिर वहां पे इशू करेगा, ठीक है ना, अब सामान देगा। तो शिफ्ट टू में हमेशा अमेजोन ही आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। और इस तरीके से ही सारी चीज करनी है, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लीजिए एक बार कि इसी तरीके से करना है यहाँ पे काम, ध्यान रखना जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस में खुला हुआ है, मेरे को इसमें किसमें लेना है, आइटम वाइज में। तो मैं आइटम सेल कर रहा हूँ, तो आइटम में जाऊंगा, ठीक है। सुमित का नाम आ रखा है, यहाँ पे ले लेता है आइटम ए। मैं यहाँ पे पीसीज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पीसीज ले लेता हूँ एग्जाम्पल से। और मान लीजिए मेरा टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक है, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो मैं 4 HSN कोड लूंगा, ठीक है, 4 डिजिट के। और यहाँ मान लीजिए मैं 18% की सेल, मानना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है 18% की सेल कर रहा हूँ मैं सुमित को, यहाँ पे गुड सप्लाई कर रहा हूँ, नाउ सेव एक क्वांटिटी। और ये क्या है, ठीक है, 10,000 रुपये, एक क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ 10,000 रुपये की। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल अकाउंट बनाना होता है हमें। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमेजोन ऑनलाइन सेल्स, ठीक है ना, अमेजोन ऑनलाइन सेल्स। और यहाँ पे इसको बना देंगे ऑनलाइन सेल्स, ग्रुपिंग में क्या रखेंगे ये, और सेल्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और ये रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे अमेजोन ऑनलाइन सेल्स क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट भी ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे को क्या करना है, मेरे को ये टेबल नंबर 14A में, टेबल नंबर 14A और 14B, अभी मैं दिखाऊंगा, 14A में जाकर रिफ्लेक्ट करना है इसको, ध्यान रखना है इस बात को। जितनी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जितने भी आपने प्लेटफॉर्म पे क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इन सब की सेल टेबल नंबर 14 में दिखानी होती है, 14A में दिखानी होती है। अगर आपको नहीं पता टेबल नंबर 14A क्या होती है, तो मैंने आई बटन पे, आप यहाँ पे देखिए ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लेना, GSTR1 का आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से GSTR1 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बारीकी से, ठीक है ना। टेबल नंबर 14A, 14B, टेबल नंबर 15 क्या होता है, तो ये सब चीज़ मैंने बता रही है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अमेजोन का सेल्स अकाउंट अलग बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को क्या क्या करना है, टेबल नंबर 14 में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा इसका अमाउंट, जितनी मैंने सेल करी है अमेजोन के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देखिए, ये मैं सेल अकाउंट बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, HSN कोड वगैरह क्यों नहीं डालूंगा, बिकॉज मैंने क्या करा है, आइटम वाइज में डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं गुड्स ले लूंगा, बिकॉज मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, नाउ सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैक्स लगा लेता हूँ, CGST,
CGST लगा लेता हूँ, ठीक है, GST ले लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी टैक्स, यहाँ पे कभी भी रेट मत डालना, परसेंटेज ध्यान रखना। और CGST का और SGST का और IGST के 3 लेजर में ही वर्क करना हमेशा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आउटपुट CGST 6% ये है, आउटपुट SGST 6%, आउटपुट CGST 2.5% ये है। इस तरीके से कभी काम मत करना, ध्यान रखना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरीके से काम मत करना, ठीक है ना। मेरे पास आते हैं, जब मैं ऑडिट करता हूँ ना कंपनी का, तब मुझे पता चलता है आज भी अकाउंटेंट और आज भी कितने सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो CGST SGST के मल्टीपल लेजर बनाते हैं। किस 5%, 2.5%, 2.5% SGST, 2.5% CGST, 9% CGST, 8%, इस तरीके से लेजर बनाते हैं। बहुत गलत है वो। आपको बहुत सीखना भी बाकी है इसका मतलब, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं ओनली 3 लेजर मेंटेन करता हूँ, ठीक है ना। और मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये मैंने बिल बना लिया और ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये मैंने बिल बना लिया और मैं एक और बिल बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रवि ट्रेडर्स ने किसको सेल करा है, अमेजोन के थ्रू मोहित इंटरप्राइज को। तो मैं यहाँ पे एक और सेल बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए सेल नंबर 2 आ गया, देखिए हमारी सीरीज चलते हुए चल रही है, ठीक है। और ये मैं काट लेता हूँ 2 तारीख को, सपोज डैट, ठीक है ना। यहाँ पे कितने, 2 तारीख को अमेजोन लगा लूंगा मैं यहाँ पे। अमेजोन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। अमेजोन करने के बाद यहाँ पे आऊंगा मैं, कंट्रोल C करूंगा। यहाँ पे मोहित ट्रेडर्स का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बिकॉज ये देनदार है मेरा। तो मोहित 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 कितना है, इंटरप्राइज। देखिए अब मैं एक और चीज बता दूं, देखिए टैली में कितना बढ़िया फीचर है। देखिए जैसे आप यहाँ पे करेंगे ना, ये देखिए फैच डिटेल यूजिंग GST नंबर, जैसे आप GST नंबर को यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाला, देखिए नंबर मोहित इंटरप्राइज का नहीं है, ध्यान रखना, ये किसी और पार्टी का GST नंबर है। मैं आपको अभी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसका नंबर है ये GST नंबर। ये देखिए रिलायंस वालों का है, ठीक है ना। ये मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे रिलायंस वालों का GST नंबर लेके गया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओल्ट के साथ एस प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए सब कुछ पता चलता है। GST मतलब टैली अपने आप में इतनी बढ़िया चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता, सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, यस। यहाँ देखिए ये कंपनी किस तरीके है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है रिलायंस वाली। यहाँ पे रिलायंस का GST नंबर है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मोहित का नाम डालूंगा इसमें, बाकी ये देखिए सब चीज पता कर रहा है। देखिए रिटर्न कब फाइल हो रखी है, यहाँ देखिए रिटर्न कैसे फाइल हो रखी है, सारी चीज बता रहा है, ठीक है ना। ये GST की खासियत, और GST की खासियत तो है ही, ये टैली वाली की बहुत बढ़िया खासियत है। कंट्रोल A के साथ सेव करूंगा और यहाँ डाल लूंगा मैं मोहित इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। मोहित इंटरप्राइजेस आ गया यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको ये देखिए बिल वाइज डिटेल को अंडरस्टैंड करना है कि बिल वाइज डिटेल कैसे काम करता है, अगर आपको ये समझना है तो आई बटन पे आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, बिल वाइज डिटेल को देख लेना किस तरीके से काम किया जाता है। बिल वाइज डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ, वहाँ पे चेक प्रिंटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद पेमेंट एडवाइजरी जब क्लाइंट को भेजते हैं तो किस तरीके से भेजी जाती है, एज पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल के हिसाब से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ बता रखी है। यहाँ देखिए मोहित इंटरप्राइज का यहाँ पे GST नंबर आ गया, मैं कंट्रोल A के साथ इसको सेव कर लेता हूँ, यह आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोहित इंटरप्राइज नहीं लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे मोहित इंटरप्राइज ले लिया तो ये क्या होगा, अमेजोन से हट के दिखेगा बिल। और मेरे को अमेजोन की सेल किस में रिफ्लेक्ट करनी होती है, टेबल नंबर 14B में, ओ सॉरी टेबल नंबर 14A में रिफ्लेक्ट करनी होती है, GST R1 के टेबल नंबर 14A में रिफ्लेक्ट करनी होती है। अगर मैं इसको अलग अलग रिफ्लेक्ट करूंगा तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपनी सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंने टोटल कितनी सेल करी है ना। तो मैं यहाँ पे अमेजोन ही लूंगा, अमेजोन लूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मोहित इंटरप्राइज का नाम ले लूंगा। यहाँ देखिए मोहित इंटरप्राइज आ रहा है, ठीक है ना। बिल टू किसको कर रहा हूँ, मोहित इंटरप्राइज को। तो यहाँ पे जैसे ही मोहित इंटरप्राइज को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा मोहित इंटरप्राइज। और यहाँ पे शिफ्ट टू किसको रखूंगा, अमेजोन को ही रखूंगा। तो कंट्रोल A के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखिए आइटम ए करूंगा, यहाँ पे 1000, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 10,000 रुपये का मैंने गुड सेल करा था 18% GST पे। तो मैंने आइटम ए ले लिया, सारी चीज़ पे लगते हुए आ रही है, और यहाँ पे ले लूँगा CGST और यहाँ पे ले लूँगा SGST। नाउ कंट्रोल A के साथ मैं इसको क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है,
यहाँ पे सेल्स का अलग से क्या बन गया, एक ग्रुप। अब यहाँ पे कौन सी सेल आएगी, एक सेल तो ये आ गई ऑनलाइन सेल्स। अगर आपने काउंटर सेल कर रखी है, मतलब आपकी शॉप पे कोई आया उसको सेल करिए, तो यहाँ पे दूसरा सेल का लेजर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेल आप करते ही हैं। तो ये ऑनलाइन सेल से यहाँ देखिए कि अमेजोन के थ्रू आपने कितने की सेल करी है, 20,000 रुपए की, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ एक बार। बैलेंस शीट में देखिए सन्नी डेटर्स, अब सन्नी डेटर्स में देखिए अमेजोन आ रहा है। अगर मैं वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे जहाँ पे मैं अभी मोहित इंटरप्राइज को सेलेक्ट कर रहा था, अगर मैं वहाँ पे मोहित इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लेता लेजर में, तो यहाँ पे वो मोहित इंटरप्राइज अलग से रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। तब मेरे को ये चेक करना पड़ता कि मैंने अमेजोन के थ्रू कौन कौन सी सेल करी है, मोहित इंटरप्राइज को भी यहाँ पे कैलकुलेट करता फिर। इसीलिए मैंने क्या करा कि अमेजोन के अंदर ही मोहित इंटरप्राइज को ले लिया यहाँ पे, दोनों को अंदर ले लिया, ठीक है ना, अमेजोन के अंदर ही। तो यहाँ पे कितने आ गई, 23,600, किससे लेना है, अमेजोन से मेरे को। और यहाँ देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1800 बिल खड़ा हो गया, जो कितना आ रहा है, 3600 रुपये का। क्या करना है, गवर्नमेंट को मेरे को ये टैक्स डिपॉजिट करना है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार लेजर में। लेजर में आइए और यहाँ देखिए अमेजोन की सेल ये रही है, ठीक है। यहाँ आइए, अमेजोन के थ्रू मैंने कितनी की सेल करी है, यहाँ देखिए 23,600 की अमेजोन के थ्रू सेल करी है। और यहाँ पे अमेजोन सेल आ गई है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में और जीएसटी आर वन के रिपोर्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत आएगी, जीएसटी नंबर, ये क्या कर रहा है, मिसमैच जीएसटी ट्रांजेक्शन वगैरह, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है। यहाँ देखिए, देखिए ओ यहाँ पे क्या गलती करी है, देखिए यहाँ पे आई है। मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने इसको रेगुलर ले लिया। मैं इसको अनरजिस्टर्ड ही कर देता हूँ, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे भी अनरजिस्टर्ड लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही करना आपको, इसको अनरजिस्टर्ड ही लेना है। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या होता है इस पे। अच्छा, ये यहाँ पे भी एक बार दिक्कत हुई ना यहाँ पे, तो ये समझ लेना सब में दिक्कत हो जाएगी फिर। यहाँ पे आइए, ऑल्ट आई से जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 1 तारीख को मैंने क्या लिया और 2 तारीख को मैंने क्या ले लिया, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। मैं जैसे इसको यहाँ पे हटा दूंगा, कंट्रोल के साथ डी जैसे ही प्रेस करूंगा तो वो हट जाएगा। और यहाँ पे 1/4 से मैं इसको एप्लीकेबल कर देता हूँ और कंट्रोल ए के साथ सेव, सेव, ठीक है ना, और यहाँ पे सेव। अब ये हट जाएगा, यहाँ से हट गया ना। इस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती है। तो एक बढ़िया अकाउंटेंट कौन होता है, जो अपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलता है। यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, और एरर आ रहा है तो उसको सोल्व आउट भी कर दे तुरंत ही। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, वो छोटी सी मिस्टेक कुछ भी नहीं थी एक्चुअली। मैंने वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, फिर उसके बाद बाहर अनरजिस्टर्ड कर दिया इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बी टू बी में आएंगे जैसे हम, तो यहाँ देखिए मैंने वहाँ पे अमेजोन लिया था और यहाँ पे क्या आ रहा है, मोहित एंटरप्राइज। अमेजोन का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, बस सिर्फ मेरे को वहाँ पे क्या करना है, जब अमाउंट लेता हूँ ना अमेजोन से, तो मेरे को एक्चुअल सेल दिखानी होती है ना, और उसके बाद टेबल नंबर 14A में भी दिखानी होती है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बी टू सी में आ जाइए। बी टू सी में देखिए आप क्या हो रहा है। बी टू सी में 1 तारीख को सेल कर दी सुमित को, तो ये देखिए नाम वही आ रहा है। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब यहाँ पे 3B में दिखा देता हूँ एक बार आपको, 3B में क्या हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना, सुमित को सेल करी मोहित एंटरप्राइज, उसका जीएसटी नंबर आ रहा है। और ऑनलाइन सेल 1 और 2, दो बिल सेल करे 20,000 रुपये का, और 1800 रुपये पे 3600 रुपये का टैक्स था, ठीक है ना। इस तरीके से हमें काम करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमने सेल चढ़ा दी। अब देखिए रवि रवि ट्रेडर्स को बिल रिसीव हो रहा है अमेजोन से, कितने का, 10,000 का। 18% जीएसटी चार्ज होगा उस पर, और प्लेटफॉर्म चार्जेस बिल है। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे मैं F9 प्रेस करता हूँ, सपोज यहाँ पे देखिए F9 प्रेस करूंगा जैसे, अब ये क्या है, ये है खर्चे का बिल, ठीक है। अब मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे, इस बिल को, ये जो खर्चे का बिल है उसको क्या करेंगे, F7 से यहाँ पे चढ़ाएंगे, यहाँ पे लेके जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कोई बिल चढ़ाएं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसमें जीएसटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस, इन सब का क्या नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स का एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये बिल यहाँ पे आएंगे। जैसे कौन सा बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज आ गया, या आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है वो आ जाएगा, या आपको सैलरी का, मतलब जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं है, मतलब जिसमें टैक्स का एलिमेंट नहीं है, उनको आपको यहाँ से पास करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या एडजस्टमेंट करनी है, सैलरी का जो भी खर्चा होता है यहाँ दिखाना हो, ठीक है। अगर जिसमें जीएसटी का चार्ज है, जीएसटी या टीडीएस टीसीएस, उसको आपको F9 से ही प्रेस करना है। अब कुछ व्यूवर्स ऐसे कहेंगे सर हमारी तो वाली भी सेल होती है और नॉर्मल सेल भी होती है, ऐसी सेल भी होती है, अगर खर्चा और खर्चे वाले बिल
और आइटम वाले बिल अगर मैच हो गए तो हमें पता कैसे चलेगा? तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पे परचेज लिखा ना, यहाँ आइए, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर टैब में आइए और यहाँ पे क्रिएट करिए, यहाँ पे ले लीजिए परचेज एक्सपेंस। जैसे आप परचेज एक्सपेंस से लेंगे और यहाँ से इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। ठीक है, सेव जैसे ही करेंगे यहाँ आइए, अब जैसे आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगी। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, एक आ रहा है परचेज का और एक आ रहा है एक्सपेंस का। तो यहाँ पे जो परचेज है ये आ जाएगा आइटम वाले में, ठीक है, आइटम वाले में, और जो एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे डाल देना F9 प्रेस करके, तो अलग अलग आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैं अब आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे जो एंट्री कैसे करनी होती है। जैसे यहाँ पे डाल दिया मैंने ये, ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूँ अमेजोन के थ्रू। अमेजोन के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, प्लेटफॉर्म चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी मैंने सेल करी थी अमेजोन के थ्रू अब मेरे पास चार्जेस आ रहे हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ सी प्रेस करूंगा वाउचर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जैसे ही मैं ओल्ड के साथ, सॉरी कंट्रोल कह रहा था मैं, कंट्रोल नहीं, ओल्ड के साथ सी जैसे प्रेस करूंगा तो एंटर हो जाऊंगा लेजर क्रैक्स क्रिएशन में। और जैसे ही ओल्ड के साथ एल प्रेस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, किसका, अमेजोन का। तो 09AA ICA39AJ1ZG। तो जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगा, ये देखिए अमेजोन का पूरा कितनी बढ़िया खासियत है टैली की। ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड कर दी उसने मेरे को, देख रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप देखिए। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ गलती बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन टाइप देखना रेगुलर है। कंट्रोल ए के साथ जैसे इसको यस करता हूँ और ये हो जाएगा मेरा, इसने ये मेरे को बिल दे रहा है, तो दिस इज अ सैलरी क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है ना, सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पे रेगुलर आ रहा था ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर लूंगा, बिकॉज ये क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लेता हूँ तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, द पार्टी जीएसटी नंबर प्रोवाइड इज इनवैलिड और इनकरेक्ट। ऐसा क्यों कह रहा है ये, बल्कि जीएसटी नंबर तो एकदम सही है। अभी आपने एफ ओल्ड के साथ एल प्रेस करके ले आया था, और जो भी जीएसटी नंबर होता है उसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन टाइप बताना होता है। जैसे ई कॉम, ये देखिए कंपोजिशन वाला का जीएसटी नंबर होता है, तो यहाँ पे रखना है रेगुलर, अनरजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, है ना, गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, रेगुलर, डीम एक्सपोर्टर है। तो इन सब के देखिए आईएसडी का भी अगर जीएसटी नंबर है तो वो भी आईएसडी सेलेक्ट करना पड़ता है, एमबीसी, इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, इनके पास जीएसटी नंबर होते हैं तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही मैंने ई कॉमर्स लिया तो यहाँ पे वार्निंग आ रही है, देखिए अभी नहीं आई है, लेकिन अगर मैं दोबारा करूंगा तो यहाँ पे वार्निंग आ रही है। क्यों आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसको कॉपी करूंगा और जीएसटी नंबर, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा जीएसटी पे, देखिए कंट्रोल के साथ जीएसटी पे आऊंगा और जीएसटी पे आने के बाद यहाँ पे टैक्स पेयर पे सर्च करूंगा। यहाँ पे आइए, जैसे इसको सर्च करूंगा यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए टैक्स पेयर टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर आता, जैसे जब आप कंपोजिशन डीलर का देखेंगे ना तो यहाँ पे कंपोजिशन डीलर लिखा होगा, आईएसटी का देखेंगे तो यहाँ पे आईएसटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पे रेगुलर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे रेगुलरली सेलेक्ट करूंगा तब जाके ये एक्सेप्ट होगा, समझ रहे हैं आप। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम जो भी कोई काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एक्यूरेट, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, जैसे मैं अभी फिर दिखा देता हूँ आपको, अगर आएगा तो एरर, ये देखिए आ रहा है ना दोबारा। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं ले सकता, बिकॉज उन्होंने रेगुलर में ले रखा है रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे रेगुलर करके कंट्रोल ए के साथ इसको क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। ये कर लिया मैंने यहाँ पे सेव, ठीक है ना, सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सेव कर लिया। तो ये किस में खुल रहा है, अकाउंटिंग इनवाइस में नहीं है, ये आइटम वाइज में है। तो यहाँ पे करूँगा कंट्रोल के साथ जैसे ही एच प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इससे मैं ले लूँगा अकाउंटिंग इनवाइस में इसको। अब यहाँ पे देखिए बिल क्या है, रवि ट्रेडर्स रिसीव प्लेटफॉर्म चार्जेस बिल फ्रॉम अमेजोन से 1000 रुपये का और 18% जीएसटी लगा उस पर। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेते हैं प्लेटफॉर्म चार्जेस या प्लेटफॉर्म एक्सपेंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आएंगे और इसको देखिए, अब ये क्या है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मैं यहाँ पे डालूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज मैं डायरेक्टली अमेजोन के थ्रू सेल कर रहा हूँ। तो ये सेल्स के ही डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है मेरा, ठीक है ना, डायरेक्ट सेल से रिलेटेड है।
जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है। तो आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे ले रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और ये खर्चा है प्लेटफॉर्म चार्जेस का, तो इसमें जीएसटी नंबर जो सॉरी एचएसएन कोड जो भी होगा ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद कितना परसेंट बता रहा था, 18% है ना, 18% है। और ये कहाँ का है, लोकल का है, ठीक है। लोकल परचेस 18 के कर लेते हैं। और दिस इज अ सर्विस, ये क्या है, सर्विस है। कंट्रोल ए के साथ मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे तो मैंने प्लेटफॉर्म चार्जेस ले रखा है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि फ्रेट चार्जेस और कोई बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने एक ही ले रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अमेजोन के थ्रू आपके पास बिल आ सकते हैं, तो उसको उस हिसाब से आपको चढ़ाने हैं, ठीक है ना। एंट्री यही होगी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। यहाँ ले लेते हैं 1000 रुपये, ठीक है। सीजीएसटी, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉमन लेजर मेंटेन कर रहा हूँ। मेरा रिकंसिलेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। कॉमन लेजर मेंटेन कर रहा हूँ। अब ये मैंने एंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देखिए, अब मैं जैसे इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, सेव कर लिया, ठीक है। अब ये सेव होने के बाद जब आपके पास बिल आया, तो उसके बाद आपको पता चलेगा, जब आपके पास फाइनल अमाउंट आएगा तो वहाँ पे टीडीएस और टीसीएस भी कटेगा, ठीक है। टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस कटेगा 194 ओ के अंदर, ठीक है ना। न्यू टैक्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था सेक्शन। और टीसीएस कटेगा सेक्शन 52 के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के। तो मैं इसको यहीं पर ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको करना है जब अमाउंट जब आपके पास आएगा तब आपको टीसीएस का वो करना है चीज़ें। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टीसीएस, टीसीएस ले लेता हूँ, टीसीएस, टीसीएस रिसीवेबल। जैसे ही मैं यहाँ पे टीसीएस रिसीवेबल लूंगा, तो ये बताएंगे आप मेरे को ये मैं किस में लूंगा, ये अंडर किसके लूंगा मैं, कोई बता सकता है मेरे को। भैया टीसीएस काटा है, ठीक है ना, ये किसके अंडर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, ये लूंगा मैं करंट एसेट में। बिकॉज टीसीएस का पैसा मिलने खर्चा नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन को दे रहा हूँ टीसीएस का पैसा, लेकिन वो क्या करेगा, वहां चढ़ाएगा जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है ना। जब जीएसटीआर रेट को फाइल करेगा तो मेरे टीसीएस के उसमें आके रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जीएसटी पोर्टल पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है वो। तो मैं ये दिस इज द एसेट, ये मेरे एसेट है। और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ सेव कर लूंगा। और आपको पता है कि 0.50% करता है। तो मैंने कितने की सेल करी थी, मैंने सेल करी थी 20,000 रुपये की। यहाँ देखिए 20,000 की सेल करी थी, 0.50% ले लूंगा मैं यहाँ पे। तो कितना आता है, 100 रुपये, ठीक है ना। 0.50 का 20,000 का 0.50% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी, तीनों के अंदर आएगा ये। बात करते हैं, अब बात करते हैं टीडीएस की। अब ये कोई बताता था टीडीएस, टीडीएस को किस में रखूंगा मैं, टीडीएस भी रिसीवेबल में आएगा, टीडीएस भी रिसीवेबल में आएगा, ये भी करंट एसेट में आएगा। मैं आपको बता दूं क्यों आएगा। देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं ना, आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। मैं आपको बता दूं क्यों आ रहा है ये इसलिए आ रहा है, जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तब वहां पे टीसीएस 26 एएस में शो होगा, जो 194 ओ के अंदर किसने काटा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट ने काट रखा है। तो वो भी वहां पे जाकर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं आईटी जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा वहां पे। कंट्रोल ए के साथ सेव कर लूंगा। और ये कितना करता है, 0.50 सॉरी 0.1% करता है। तो 0.1% मैं यहाँ पे ले लूंगा 20,000 का, ठीक है ना। 20,000 का 0.1% ले लूंगा ग्रोस सेल पे। तो यहाँ देखिए, देखिए टीसीएस कितना काटा इसने, 20,000 पे 100 रुपए। और टीडीएस कितना काटा, 20 रुपए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप जब ऐसे इसको एंट्री करेंगे तो ये भी बढ़िया, ये भी सही तरीका है करने का। लेकिन आप अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, आपने बिल चढ़ा लिया उसके बाद एंट्री कर रहे हो, तो क्या एंट्री करेंगे वहाँ पे लिखेंगे टीडीएस। जब आपके पास फाइनल बिल आएगा तो आपको पता चलेगा कि अमाउंट कम है मेरे पास, तो इसका मतलब टीडीएस टीसीएस कटा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, टीडीएस रिसीवेबल को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और टीसीएस को भी लिख लेंगे ऐसी, रिसीवेबल, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टू में ले लेंगे अमेजोन को। बात सेम ही पड़ेगी, जब आप एंट्री करेंगे तो बात सेम पड़ेगी, चाहे आप ऐसे एंट्री करिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, सेम ही बात बढ़ेगी ये वाली, ठीक है ना। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे फाइनल सेव कर रहा हूँ। अब मैंने सेव कर दिया, तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। आइए लेजर में आते हैं। लेजर में आने के बाद देखिए आप यहाँ पे होता क्या है। जब मैं अमेजोन का जो
क्रेडिटर वाला लेजर चेक चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना अमाउंट आ रहा है, ये 1300 रुपये आ रहा है, ठीक है 1300 रुपये आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे अमेजोन का कौन सा अकाउंट देखता हूँ जो मैंने सेल करा अमेजोन के थ्रू, तो वहाँ पे मेरे को लेने कितने हैं, 23,600 लेने हैं। और यहाँ पे मेरे को देने कितने हैं अमेजोन को, 1300 रुपये। तो अमेजोन मुझसे क्या लेगा, 1300 रुपये लेगा और मेरे को 23,600 देगा, राइट, एग्री कर रहे हैं। बिकॉज मैंने अमेजोन के थ्रू सेल करी है, तो 23,600 मेरे को उससे लेना है अमेजोन से। और 1300 रुपये जो उसने प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह, उसने कहा कि भैया तूने मेरे यहाँ से सेल तो करी है, लेकिन मेरा भी तो प्लेटफॉर्म का यूज हुआ है, तभी तेरी सेल हुई है। तो अब मैं तेरे को वहाँ पे चार्जेस के बिल दूंगा। तो उसने बिल दिया, तो 1300 रुपये का बिल बैठा था, टीडीएस टीसीएस वगैरह सब लगा के 1300 रुपये का बिल बैठा था। तो अब क्या हो रहा है, अब वो मैं उसको दूंगा और वो मेरे को 23,600 देगा। तो मेरा एडवांस से पैसा किसके पास है, अमेजोन के पास है। अमेजोन के पास मेरा कितना है एडवांस में, देखिए 23,600, 23,600 अमेजोन के पास है मेरा, एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। अब मुझे अमेजोन को कितने देने, 1300 रुपये। तो क्या करेगा अमेजोन इस केस में, क्या करेगा, 23,600 में से 1300 रुपये काट देगा, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट मेरे को दे देगा वापसी। वो बाकी रिमेनिंग अमाउंट मेरे को दे देगा, मेरे को अपनी जेब में से नहीं देना। उसके पास ऑलरेडी एडवांस में मेरे पास पैसा पड़ा है, अमेजोन के पास एडवांस में पड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या करेगा, 1300 रुपये काटेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वाला वे भी आना चाहिए, आपको एंट्री को घुमाना भी आना चाहिए। तो F7 में आइए। अब यहाँ पे देखिए टैक्स की बात नहीं हो रही है, टैक्स के एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे अमाउंट घुमाते हैं, देखिए अमाउंट को घुमाते हैं, यहाँ पे किस तरीके से घुमाएंगे देखिए। अब क्या हुआ, मेरे को 1300 रुपये देने, अमेजोन के पास 23,600 पड़े हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अमेजोन को मेरे को कितने देने हैं, 1300 रुपये। तो अमेजोन का मैंने क्रेडिट अकाउंट ले लिया, तो यहाँ देखिए बैलेंस कितना आ रहा है, 1300 रुपये। तो 1300 रुपये को मैंने यहाँ पे डेबिट कर लिया। तो अब देखना अमाउंट कितना, यहाँ देखिए बिल वाइज डिटेल में ये वाला बिल था, ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया, जीरो हो गया, एग्री कर रहे हैं। और अमेजोन से मेरे को लेने कितने थे, अमेजोन से मेरे को कितने लेने थे, 23,600। तो अमेजोन का ये वाला सेल अकाउंट था जो कि अनरजिस्टर्ड बना रखा था मैंने, ठीक है। यहाँ से इसको डेबिट कर लिया और क्रेडिट कर लिया, डेबिट को मैंने क्या क्रेडिट कर लिया। तो एक्चुअल में मेरे को अब कितने लेने, 23,600, ओ सॉरी 22,600 लेने हैं। यहाँ पे बिल आ रहे हैं, किस बिल्स के आगे एडजस्ट करना है इसको, तो दोनों बिल हैं, दोनों बिल का मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं दोनों में से किसी एक को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिख लें, यहाँ पे हमेशा क्या डालना है, एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग अमेजोन एडजस्टमेंट अमाउंट, ठीक है ना, एडजस्टमेंट अमाउंट। इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी है। और यहाँ देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ लेजर में, एक बार लेजर की झलक दिखाता हूँ आपको क्या होता है। देखिए जो क्रेडिटर था जिसमें मेरे को 1300 रुपये देने थे, यहाँ देखिए क्या हुआ है, देखिए एंट्री घुमा दी ना मैंने। मेरे को उससे कितने लेने थे अमेजोन से, 23,600 लेने थे। तो 1300 रुपये मेरे को देने थे, तो 1300 रुपये मैंने अपने 23,600 में से घटा दिया। तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन का जो सेल अकाउंट है, जो मैंने सेल करी, यहाँ देखिए अमेजोन को 11,000, अमेजोन के थ्रू मैंने 11,800 और 11,800 की सेल करी थी, जो कि पूरा अमाउंट कितना हो रहा था, 23,600। यहाँ देखिए 23,600 हो रहा था और 1300 रुपये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो एक्चुअल में अमेजोन मेरे को अब कितना पैसा देगा, 22,300 रुपये। तो अमेजोन मेरे को कितना पैसा दे रहा है, 22,300 रुपये। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सही से। अब यहाँ पे आ जाइए, GSTR1 को दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। GSTR1 में देखिए ये हमारी सेल आ रही थी, ठीक है, 3B में आ जाइए। यहाँ देखिए मेरे पास ITC कितना बुक हुआ, 90 रुपये। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है ना। ये देखिए सारी चीज़ हो गई ना, 90 रुपये आ गया CGST का, ठीक है। जब मैं पेमेंट करूँगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। बात करते हैं बैलेंस शीट में, आता है बैलेंस शीट में। देखिए क्या हुआ है, बैलेंस शीट में देखिए कि डेटा से मेरे से कितने लेने हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कितने लेने हैं डेटर्स में, अमेजोन से कितने लेने हैं, 22,300 रुपये। और TCS का अमाउंट 100 रुपये आ गया और TDS का अमाउंट 20 रुपये आ गया। TDS तो मेरे को जब मिलेगा जब मैं ITR फाइल करूंगा। अगर मेरी लाइबिलिटी बन गई इनकम टैक्स, सॉरी जब मेरी लाइबिलिटी बन गई इनकम टैक्स फाइल करते हुए, तो ये 20 रुपये उससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी से। लेकिन TCS का भी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लेम करना है। अब यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1,710 रुपये, 1,700, अभी 1,800 रुपये आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखिए 90 रुपये किसका था, 90 रुपये किस चीज़ का था, ITC का था। जो अमेजोन ने मेरे को बिल दिया था 1,000 रुपये का, तो उसमें 90 रुपये किसका था, ITC का। और 1,800 रुपये आउटपुट था। तो 1,800 में से 90 रुपये घटा दिए, तो 1,710 रुपये मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में लाइबिलिटी मेरी बनती है अब, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ PNL में। तो PNL में आएंगे तो यहाँ देखिए 1,000 रुपये का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये मेरा यहाँ पे बुक हो गया। और जो सेल हुई थी मेरी 20,000 रुपये की, तो ये भी यहाँ पे मेरा बुक हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ देखिए कि इस अमाउंट का क्या करना है, 100 रुपए का, ठीक है ना। अब इसको कैसे करना है, तो ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ पोर्टल पे जाके। एक बार मैं आपको ना क्लाइंट का पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करना है। देखिए यहाँ आइए, ठीक है ना, यहाँ लॉगिन करता हूँ मैं। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा बारीकी से कि किस तरीके से टीसीएस और टीडीएस की एंट्री की जाती है और किस तरीके से हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में एंट्री की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं सर्विस पे आऊंगा, जीएसटी पोर्टल मैंने लॉगिन कर लिया, दिस इज द क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है ना। कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न आ रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए क्वार्टरली फाइल हुई है। यहाँ पे आएंगे सर्विस पे, सर्विस पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट, ठीक है ना, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट। तो इसको मेरे को फाइल करना होता तब जाके ये मेरा बैलेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे चले जाऊंगा इसमें, यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे अप्रैल का, जैसे मान लीजिए अभी मैं फिलहाल अप्रैल में दिखा देता हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा अमाउंट आता है, देखिए ये टीडीएस किस पे कटता है तो गवर्नमेंट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन टीसीएस का आज हमारा कंसेप्ट है, तो टीसीएस भी इसी के अंदर आता है। जैसे मैं ट्रिप ऑनलाइन में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारी टेबल आ जाती है, ये आ जाता है टीडीएस का और ये अमेंडमेंट का। कोई गलती होगी तो अमेंडमेंट यहाँ कर लीजिए टीसीएस, और ये अमेंडमेंट टीसीएस का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा इस वाले पे, एंटर करते ही यहाँ पे देखिए ये आ गया ना पूरा बैलेंस। तो अमेजोन ने मेरा जितना भी टीसीएस काटा है सेक्शन 52 के अंदर, अभी जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है, वो सारा यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ऑल और यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करूंगा तो रिटर्न यहाँ से फाइल हो जाएगी। तो रिटर्न फाइल एकदम सिंपल वे है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इसमें, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यहाँ देखिए कि मैंने, देखिए यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे अमेजोन, ये सारी चीजें आ रही है। देखिए मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू 1208 रुपए की सेल करी, एग्री कर रहे हैं। मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू कितनी सेल करी, 1208 रुपए की, और उसमें से ग्रोस सेल थी है, उसमें से क्या हुआ, सप्लायर ने रिटर्न कर दिया, सॉरी सप्लाई रिटर्न हो गई 334 रुपए की। तो नेट सेल कितनी की हो गई, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वहां पे 10,000 रुपए की सेल करी, 3,000 रुपए का रिटर्न हो गया, तो नेट सेल हो गई 874 रुपए की। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, 874 रुपए की क्या हो गई, नेट सेल हो गई। तो यहाँ पे जो टीसीएस कटा, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए 874 रुपए की नेट सेल है, यहाँ पे 874 की नेट सेल है। यहाँ पे 0.50% करेंगे तो कितना आ रहा है, देख रहे हैं कितना आ गया यहाँ पे। ये इसने क्या करा है, डिडक्ट करा है, क्या करा है, अमाउंट को टीसीएस काटा है 4 रुपए 37 पैसे। कितना काटा, 4 रुपए 37 पैसे टीसीएस काटा सेक्शन 52 के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस काटा है। तो मैं अगर इसको देखिए, अब क्या होता है ना, इसमें एक कैलकुलेशन होती है, 4 रुपए 37 पैसे। अब मेरे को यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा कि कितने परसेंट का आइटम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रुपए 37 पैसे डिवाइड, और यहाँ पे करेंगे हम 0.050 इजगल टू 100 रुपीज। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो 8 सौ चौहत्तर रुपये आ गया हमारा कैलकुलेशन पे, ठीक है ना। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, 874 रुपये, और यहाँ पे ये कितनी 5% की सेल है हमारी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये 5% की सेल है। जैसे हम यहाँ पे 5% करेंगे, 0.55%, तो यहाँ पे 5% जीएसटी रेट लग गया हमारा, ठीक है ना। 874 पे 5% जीएसटी रेट लग चुका है, और इसमें 0.5%, 0.50% क्या था, टीसीएस था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, इस तरीके से हमारी ये सारी चीजें होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14 अंडरस्टैंड करवाता हूँ। टेबल नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए। तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, इसको फाइल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, जैसे आप इसको यहाँ से फाइल करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं जैसे एक्सेप्ट करके इसको फाइल करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपके, ये देखिए कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे, ठीक है ना।
यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कैश लेजर में। जैसे आप वहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये कैश लेजर में है, क्या ऐसा वे है कि मैं इस अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? अगर मेरी लायबिलिटी यहाँ पे बन रही है, 100 रुपये की लायबिलिटी बन रही है मेरी, और मेरे तो सीजीएसटी में 100 रुपये पड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ आईजीएसटी में, तो क्या ऐसा कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद कैश लेजर को ऑन करेंगे। सर्विस को जाने के बाद कैश लेजर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइल PMT09। तो फाइल PMT09 ट्रांसफर था अमाउंट। तो सेम पैन नंबर पे जब आप ट्रांसफर करेंगे, सेम जीएसटी नंबर पे, तो इसकी बात करता है। अगर आपका एक पैन नंबर पे दूसरे मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इसको करेंगे सेम जीएसटी नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ ये, यहाँ देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, सीजीएसटी में 100 रुपये पड़ा है टैक्स में, और मेरे को क्या करना है, आईजीएसटी में मेरी लायबिलिटी बन रही है 100 रुपये की, तो मेरे को ये ट्रांसफर करना है यहाँ पे। तो कैसे करूँगा, यहाँ आइए, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे बैलेंस आता है ट्रांसफर होने का, और यहाँ पे बैलेंस पड़ा रहता है, ठीक है ना, अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर हेड, मेजर हेड में क्या था, मेरा सीजीएसटी में बैलेंस पड़ा था कितना, 100 रुपये, और मेरे को ट्रांसफर करना है किस साइड में पड़ा था, मेजर हेड के टैक्स में 100 रुपये पड़ा था। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे जीरो है, मैं अगर एग्जाम्पल से, और मेरे को ले जाना किस में है, अब मेरे को ले जाना किस साइड में है, तो मेरे को ले जाना आईजीएसटी में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 100 रुपये डालूंगा, और जैसे ही 100 रुपये डालने के बाद मैं जैसे सेव करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो 100 रुपये होंगे, यहाँ पे जो 100 रुपये होगा, यहाँ पे जो 100 रुपये होंगे, वो यहाँ से हट के यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा वो आईजीएसटी में। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छी तरीके से। अब मैं आपको कहाँ लेके चल रहा था, देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे बैलेंस आएगा ना, तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। देखिए मैं हर चीज़ को आपको लेके चल रहा हूँ। चलिए जी, अब ये देखिए यहाँ पे टेबल नंबर, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जितना भी है, यहाँ से ये जितनी भी सेल होती है, ये हमें कहाँ, यहाँ पे जितना भी इन्होंने टीसीएस काटा, जितनी भी मेरी सेल होती है, ये सीधा सीधा यहाँ पे आता है टेबल नंबर 14 में, ठीक है ना। टेबल नंबर 14 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट करना होता है। मैंने अभी आपको समझाया ना एंट्री पे कि लाइबल टू टैक्स कलेक्ट, तो यहाँ पे आके उसको क्या करना पड़ता है, डालना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, और ये 3B में कहीं पर भी नहीं जाता है। अब इसके लिए मेरे लिए क्या करना है, इस वाले केस के लिए आपको क्या करना है कि मेरे एक GST-R1 की फुल वीडियो है, आप उसको क्या करेंगे, चेक पूरा, पूरी वीडियो देखेंगे आप, ठीक है ना, पूरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको पूरा अंडरस्टैंड करवा रखा है टेबल नंबर 14 में किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये इतना ही था, मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब देखिए वहां पे जैसी मैं यहाँ पे आइए, जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो ये मेरे कहाँ पहुंच जाएगा, कैश लेजर में बैलेंस पहुंच जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब इसका क्या करूंगा मैं, अब यहाँ आइए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ देखिए 100 रुपये बैलेंस आ रहा है ना। अब देखिए मैं आपको यहाँ लेके आ जाता हूँ एक बार, यहाँ ये देख, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरा बैलेंस आएगा। अब ये कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे मेरा बैलेंस आ गया 50 रुपये, किस में आ गया, यहाँ पे 25 रुपये आईजीएसटी में आ गया। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे 25 रुपये मेरा कितना आ गया, आईजीएसटी में आ गया, और 50 रुपये मेरे किस में आ गया, सीजीएसटी में, और 25 रुपये मेरे कितना आ गया, एसजीएसटी में। तो यहाँ मेरा बैलेंस आ चुका है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ के चलना कि यहाँ पे मेरा बैलेंस आ चुका है, मैंने यहाँ पे रिटर्न जैसी फाइल करी, तो आईजीएसटी में कितना आया, 25 रुपये, सीजीएसटी में 50 रुपये आया, और एसजीएसटी में बैलेंस आया 25 रुपये, और किस में आया, ये कैश लेजर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप, अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। अब देखिए मैं एंट्री पास करता हूँ, कौन सी पास कर रहा हूँ, कैश लेजर की। अब मेरे बैलेंस आ गया ना, मैंने रिटर्न फाइल करी, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब ये वाली एंट्री पास करेंगे आप, ठीक है ना, आपके कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा जब। अब देखिए क्या करना है उस केस में, मान लीजिए कि मेरे पास बैलेंस आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ ओल्ट के साथ सी प्रेस करूँगा, यहाँ पे लूँगा सीजीएसटी, सीजीएसटी कैश लेजर, ठीक है, और इसे लूँगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। आप इसे करंट लाइबिलिटी में भी ले सकते हैं, करंट एसेट में भी ले सकते हैं, और जिसमें आपको सही लगे उसमें ले सकते हैं। इसके साथ सेव कर लूँगा, और कितना रुपया आया था, सीजीएसटी में कितना था, 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद एसजीएसटी कैश लेजर, ठीक है ना, ड्यूटी एंड टैक्सेस। मैं एक काम करता हूँ, इसका एक लेजर एक हेड बना देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 25 रुपये आया था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कैश लेजर का एक हेड बना देता हूँ। यहाँ पे आएंगे,
देखिए ग्रुपिंग कर देता हूँ, कैश लेजर, कैश लेजर का बैलेंस है, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले लेता हूँ मैं इसको, कंट्रोल ए के साथ सेव, नाउ सेव, और इसको भी मैं ले लेता हूँ कैश लेजर में। एक ग्रुपिंग कर दी मैंने ना कैश लेजर की, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई जी एस टी, आई जी एस टी, आई जी एस टी कैश लेजर, ठीक है ना। कैश लेजर में आ गया ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और ये मैंने लिया आई जी एस टी में। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना था 25 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करूँगा, यहाँ पे क्रेडिट किसको करूँगा, यहाँ क्रेडिट करूँगा मैं टीसीएस रिसीवेबल को। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा उस टाइम पे मैंने इसको क्या लिया था, रिसीवेबल में लिया था, करंट एसेट में लिया था। क्यों लिया था, उस टाइम पे मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, किसकी, टीसीएस और टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी थी। अब मैंने फाइल कर दी तो मेरा बैलेंस आ गया कैश लेजर में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लूंगा, और यहाँ देखिए यहाँ बैलेंस हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं नरेशन जो आपको देनी हो वो आपको हर चीज में, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी एंट्री करें हर चीज में एंट्री देनी है, वो नरेशन देना है आपको, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे वो। अब मैंने जैसे इसको सेव करा देखिए, तो यहाँ से बैलेंस देखिए आप कहाँ गया वो, यहाँ से बैलेंस हट गया ना, ये आ गया कैश लेजर में। आप यहाँ पे आएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे देखिए कैश लेजर में बैलेंस आ रहा है ये। और किस साइड आ रहा है, यहाँ भी देखिए बैलेंस है किस साइड, डेबिट साइड। किस साइड है, डेबिट साइड। इसका मतलब क्या है, ये मेरा आईटीसी है, आईटीसी, ये मेरा कैश का बैलेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी ये आ रही है। अब यहाँ पे 100 रुपये में से 1700 3420 रुपये आ रहे हैं, और 100 रुपये को इससे एडजस्ट करूंगा जब कैश लेजर को पेमेंट करूंगा, तो एक्चुअल में 3320 की मेरी लाइबिलिटी आएगी। और यहाँ देखिए बाहर भी यही आ रहा है मेरा, 3320 की मेरी लाइबिलिटी है। अब मान लीजिए मेरी लाइबिलिटी कुछ बनती नहीं है और मेरे को कैश बैलेंस चाहिए वापसी, यहाँ पे आइए, मैं कैश ले रहा हूँ वापसी, बैंक में ले रहा हूँ अपना पैसा। तो बैंक में लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैश ले रहा हूँ, कितना करूँगा 50, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे एसजीएसटी को ले लूँगा 25, और यहाँ पे ले लूँगा आईजीएसटी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने सारी एंट्री पास करनी है कि, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बैंक बना लेता हूँ, बैंक, ठीक है ना। यहाँ पे बैंक ले लेता है, पीएनबी, पीएनबी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, पीएनबी में बैलेंस आ गया, और ये कैश लेजर का बैलेंस है, यहाँ पे आ गया बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे तो कैश लेजर का बैलेंस क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया, ठीक है। F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कैश लेजर का बैलेंस था। कुछ भी नहीं है दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड कोई चीज़ नहीं बताइए मैंने, बहुत सिंपल है, बस दिमाग लड़ाना है आपको। अब मेरा एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए बैलेंस भी खड़ा है यहाँ पे 22,300 रुपये का। अमेजोन ने भी मेरे को पेमेंट कर दी, ये मैंने अमेजोन ने भी मेरे को पेमेंट कर दी कितनी, 22,300 की। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा एंट्री, यहाँ पे आएंगे, यहाँ लेंगे अमेजोन, अमेजोन का बैलेंस खड़ा था 22,300 रुपये का। अब अमेजोन ने मेरे को पेमेंट करी किसके अगेंस्ट में, ये देखिए 2 बिल्स थे ना, इन बिल्स के अगेंस्ट मेरे पास पैसा आ गया, और ये मैंने एंट्री करी। और यहाँ पे ले लूँगा बैंक को, डेबिट मैं करूँगा पीएनबी बैंक को, पीएनबी को जैसे डेबिट करूँगा तो ये अमेजोन के थ्रू मेरे पास बैलेंस आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेजर अमेजोन का, ये देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 23,600 लेने थे, 23,600 मेरे पास आ गया, बैलेंस हो गया नील। कैसे कैसे हुआ देखिए, अमेजोन ने मेरे को एक बिल दिया था 1,300 रुपये का, जिसमें टीसीएस वगैरह सारी चीज़ लग रही थी, और उसके बाद यहाँ पे 22,300 का मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया अमेजोन के थ्रू, जो कि मेरे बैंक में आया है। तो इसे कहते हैं, इस तरीके से की जाती है किसकी, रवि ट्रेडर्स की अकाउंटिंग, किसमें, सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इस तरीके से अगर कोई अकाउंटिंग आपको बताता है, जितने भी इंस्टीट्यूट में गए होंगे आप सीखने के लिए, तो मुझे बता देना, ठीक है ना। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने अमेजोन का सेल्स अकाउंट अलग से बनाया है। अगर आपको कुछ और तरीके से काम करना तो सेल्स अकाउंट एक ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप अमेजोन का सेल्स अकाउंट अलग बनाना कभी भी। मैंने आपको बता रखा, आप मेरी GSTR1 की क्लास देख लेना, वो पूरी तरीके से देख लेना जैसे मैंने समझा रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तो अमेजोन है, यहाँ पे कौन आ सकता है, फ्लिपकार्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना फ्लिपकार्ट, यहाँ पे मीशो भी आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे मीशो भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी आ सकता है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी आ सकता है, मीशो भी आ सकता है, मिंत्रा भी आ सकता है, नाइका भी आ सकता है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे आ सकते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें क्या करना है, अमेजोन को ऑनलाइन सेल अलग अलग दिखानी है, बिकॉज मेरे को GSTR1 के टेबल नंबर 14A में रिपोर्टिंग करनी होती है अलग अलग ई कॉमर्स वाइज। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कौन सा सेक्शन मैं आपको दिखा दूँ, या आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट का, ठीक है ना।
अगर आपको दोस्तों मजा आ रहा है वीडियो देख के तो मेरी और वीडियो को भी देख लेना, चेकआउट कर लेना, आपकी बहुत हेल्प कर रहा हूँ मैं। सब वीडियो में बहुत डिटेल में चीजें अंडरस्टैंड करवाई है। वीडियो बेशक लंबी है लेकिन बात बहुत गहरी है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवा दिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे, आइए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे, एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैष्णो ढाबा। अब वैष्णो ढाबा में चलते हैं। ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग से एक क्या कर रहा हूँ, टैली क्रिएट कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, वैष्णो ढाबा के लिए। आइए, अब यहाँ पे वैष्णो ढाबा की अकाउंटिंग करेंगे, तो वैष्णो ढाबा, चलिए जी, वैष्णो ढाबा सप्लाई थ्रू ईसीओ, ईसीओ। ठीक है ना, ईसीओ के थ्रू। और इसको मैं ले लेता हूँ नोएडा, इसको भी मैं ले लेता हूँ नोएडा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। ठीक है ना, 201 301। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और मैंने जिस तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों उस तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है ना। ठीक है ना, इसको मैं वैष्णो ढाबा का जो जीएसटी नंबर है वो मैं यहाँ पे ले लूंगा, और मैंने जो चीज़ें बता रही है शुरुआत में, सारी चीज़ें वैसे ही करके चलनी है अपनी लाइफ में। ठीक है ना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे वैष्णो ढाबा मैंने ले लिया, यहाँ पे वैष्णो ढाबा का आ गया। और ये बात किसके करता है, ये बात करता है किसकी, सेक्शन 95, सेक्शन 95 ईसीओ की बात करता है, सेक्शन 95 ईसीओ ऑफ सीजीएसटी एक्ट, है ना। तो ये इसकी बात करता है। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ कह रहा है वैष्णो ढाबा सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, टू अमित, यूआरबी पर्सन है, जोमेटो के थ्रू सेल करी उन्होंने 10,000 रुपये की। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब इस केस में भी आपको क्या करना है, अल्टर पे जाना है, अल्टर में जाने के बाद वाउचर लेना है, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑनलाइन, ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल लेनी है। ठीक है ना, ऑनलाइन सेल लेनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, यही डालेंगे हम सेल्स अकाउंट में। ठीक है, सीरियल नंबर आपको पता ही है क्या बनाना, ऑनलाइन सेल्स, यहाँ पे 1 करेंगे, स्लैश 2026-27 ले लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेंगे ऑटोमेटिक, और ड्यूरिंग इसको भी एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमें ये चीज़ें डालनी होगी इसमें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे कर लीजिए ऑनलाइन सेल्स। ठीक है, और ये होगा 1/4/2026 से। ठीक है, यहाँ पे भी हमें चीज़ डालनी होती है 26-27। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद कंट्रोल के साथ सेव, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, F8 प्रेस करूँगा जैसे ही, तो यहाँ देखिए क्या आ रही है हमारी सेल, यहाँ पे देखिए हमारी सेल आ गई, ये ऑनलाइन सेल 1, और ये। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैष्णो ढाबा किसको सेल कर रहा है, अमित को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, कंट्रोल इसको सेव करूँगा, यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे किसको सेल कर रहा है, वैष्णो ढाबा, जोमेटो के थ्रू, जोमेटो के थ्रू सेल हो रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जोमेटो का अमाउंट ले लूँगा, जोमेटो ले लूँगा। जोमेटो लेने के बाद ये क्या होगा, ये भी मेरे डाइटर्स होगा, बिकॉज मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से सेल करूँगा तो इसके पास पैसा आएगा जोमेटो के पास, और जोमेटो मेरे को फिर रिफंड करेगा, जोमेटो मेरे को वापसी देगा। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया, और मैं जोमेटो को अनरजिस्टर्ड मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे मैंने उसमें बताया था वैसे ही मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वैष्णो ढाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका एक्चुअल कस्टमर, एंड ऑन कस्टमर क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो ये सप्लाई करेगा अमेजोन के थ्रू, सेक्शन 95 के थ्रू, तो ये उसके लिए क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट सेल रहेगी, किसके लिए, 95 के ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं लूंगा, ये एग्जाम सेल रहेगी, ये क्या करेगा, टेबल नंबर 14 ए में, देखिए टेबल नंबर 14 बी में, टेबल नंबर 14, मेरी एक वीडियो देख लेना आप लोग, GSTR1 की वीडियो देख लेंगे तो आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। 14 बी में मैं जाके रिपोर्ट करूंगा, और 3 बी में जाके 3.1.1 उसके सब क्लोज 2 में, ठीक है ना, 2 में वहां जाके ये रिफ्लेक्ट होगा। आप लोग मेरी वीडियो देख लेना GSTR1 की, उसमें आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अमित लिख लेता हूँ, यहाँ ले लिया मैंने अमित। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि अमित रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, बिकॉज 95 के अंदर जीएसटी कौन पे करता है, ईसीओ वाले पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे ध्यान रखना, बिल तो मैं इससे दे रहा हूँ, लेकिन
जोमेटो ही शिप टू में लूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ ले लेता है आइटम, सॉरी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेता है आइटम ए, पीसीस। मैं सब में पीसीस लेके चल रहा हूँ, आपके केस में जो भी होगा वैसा ही आपको करना है, ठीक है। कंट्रोल लेके साथ सेव। यहाँ पे ले लूँगा मैं 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, और यहाँ पे ले लूँगा 18%, यहाँ पे ले लूँगा मैं 5%, ठीक है। 5% मेरा जोमेटो के थ्रू सेल हो रही है। अब कुछ व्यूवर्स ऐसा बोलेंगे कि सर आपने 5% ले लिया, अभी आप कह रहे थे कि मेरे लिए ये एग्जाम सेल होगी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जोमेटो के थ्रू यहाँ पे जो जोमेटो के थ्रू जितनी भी सेल मैं कर रहा हूँ, जोमेटो के थ्रू जितनी भी सेल मैं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरे लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है, ध्यान रखना। लेकिन जोमेटो के थ्रू जितनी सेल कर रहा हूँ वो सारी मेरे लिए एग्जाम्प्ट होगी। ये टेबल नंबर 14B में दिखाऊंगा मैं जाके, ठीक है ना, 95 के, ठीक है। और ये 3.1.1 के क्लोज टू में जाएगी, और वहाँ पे कोई टैक्स की बात नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जोमेटो के थ्रू तो मैं सेल कर रहा हूँ, और यही सेल मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर सेल भी कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए मैं जोमेटो के थ्रू तो सेल करता हूँ, साथ में मैं क्या करता हूँ, अब मेरे यहाँ पे भी कस्टमर आते हैं तो मैं वहाँ भी सेल करता हूँ, तो वहाँ तो मैं 5% लगाऊंगा ना। मेरी सेल एग्जाम्प्ट है अमेजोन के थ्रू, सॉरी जोमेटो के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में तो एग्जाम्प्ट नहीं है ना, गवर्नमेंट ने तो एग्जाम्प्ट नहीं कर रखा उसे, समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने तो उस पर टैक्स लगा रखा है, लेकिन जोमेटो के थ्रू सेल कर रहा हूँ बिकॉज जोमेटो को इन्होंने लाइबिलिटी दे रखी है कि आप जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, वैष्णो ढाबा कलेक्ट नहीं कर सकता जीएसटी, बिकॉज जीएसटी कलेक्ट करने का और जमा करने का अधिकार किसका है, जोमेटो का। तो मैं कलेक्ट भी नहीं कर सकता, जमा भी नहीं करूंगा, तो ये मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो गई, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम्प्ट नहीं है। जब मैं कस्टमर को अपनी दुकान पे सेल करूंगा तो वहां पे टैक्स लूंगा 5% का, और उसे टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 GST-R1 के दिखाऊंगा। एक बार आप GST-R1 की क्लास देख लेना, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए एग्जाम्प्ट होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जोमेटो, जोमेटो जोमेटो ऑनलाइन सेल्स। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सेल ले लिया, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑनलाइन सेल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ, ग्रुपिंग के अंदर ग्रुपिंग बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड होगा। अब देखिए ये मैं गुड्स यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ कोई भी चीज़, बिकॉज मैं आइटम के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आऊँगा, और देखिए यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आप एक चीज़ करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आइटम में तो मैंने क्या ले रखा है, आइटम में मैंने रेट टैक्सेबल वैल्यू सब लगा रखी है। यहाँ पे आने के बाद जैसे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप एग्जाम ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, एग्जाम ले लेंगे। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज कहीं आप फिर यूँ बोलें। यहाँ पे मैं CGST या GST लगाऊंगा तो अभी तो लग जाएगा, पहले मैंने एग्जाम नहीं करा वहाँ पे, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, सपोज देखिए आ रहा है ना, ये आ रहा है ना एरर, क्या कह रहा है ये, अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेट एज पर द सेट टैक्स रेट। तो जितना आपने यहाँ पे आइटम में जो रेट दिखा रखा 5%, उसके हिसाब से क्या कह रहा है कि टैक्स लगना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ओल्ड के साथ ए प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लगा रहा है ना टैक्स, ये 10,000 रुपये में 2.5%, पर एक्चुअली मेरे लिए टैक्स है ही नहीं, क्योंकि मैं टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकता अमेजोन जोमेटो के थ्रू जितनी भी सेल करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लेने के बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्प्ट ले लूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये एरर नहीं आएगा, आ रहा है एरर, आ रहा है कोई, यहाँ पे कह रहा है कि एक बार आपने सेव कर रहे थे उस टाइम पे कोई दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब भी ये एरर आए ना, आप कुछ भी चीज़ ठीक करते हैं ना, उसके बाद ये एरर आता है, तो यहाँ पे ओ प्रेस करना, ओवरराइड करना, इसको ओ प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स लग रहा है कहीं पर भी, अभी लग रहा था ना, जैसे आपने ओल्ड के साथ ए प्रेस करा था तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या दिखा रहा था, टैक्स दिखा रहा था, यहाँ पे अभी 2.5% दिखा रहा था, ठीक है ना। अब नहीं दिखा रहा, बिकॉज मैंने यहाँ से एग्जाम्प्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए GST-R1 पे आएंगे, मैं पहले आपको PNL दिखा देता हूँ। PNL पे देखिए क्या हो रहा है कि जोमेटो के थ्रू जो जितनी भी सेल हो रही है, देखिए जोमेटो के थ्रू, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये डिटेल मेरे को टेबल नंबर 14B में क्या देनी है, जोमेटो, स्विगी, है ना। तो जितने भी ईसीओ वाले होते हैं जिनके थ्रू मैं सेल कर रहा हूँ, तो उनका अलग अलग मेरे को डेटा मेंटेन करना होता है, बिकॉज मैं टेबल नंबर 14 में क्या दूंगा, अलग अलग रिपोर्टिंग करूंगा ईसीओ के GST नंबर वाइज, इसीलिए मेरे को क्या करना होता है, ये सेल अलग अलग दिखानी होती है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे
जोमेटो के थ्रू मेरे को कितना पैसा लेना है, 10,000 रुपये लेना है, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है जीएसटी। देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में कैसे जाएंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में आने के बाद स्टैचुरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी ऑर्डर पे आएंगे। और मैं पूरे साल खोल लेता हूँ। यहाँ देखिए एक भी एरर नहीं है, इसे कहते हैं क्या, बढ़िया अकाउंटेंट, ठीक है ना, एक भी एरर नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे, ये देखिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे B2B आता था, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, यहाँ पे B2B आता था, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती थी, ठीक है। यहाँ पे B2C आता था, B2C स्मॉल वाले। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्ट का, देखिए एग्जाम्ट कहाँ पे आ गया, नील रेटेड में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए ना यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्टिंग आप कहाँ पे करेंगे, ये रिपोर्टिंग आप यहाँ ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे जाके मैं टेबल नंबर 8 में जाके रिपोर्ट कर दूंगा इसे, GSTR बन के। ऐसा नहीं है, वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करनी, ये रिपोर्टिंग आपने कहीं पर भी नहीं करनी, ध्यान रखना इस बात को, मेरी ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग आपने कहीं पर भी नहीं करनी, ये सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्टिंग आपने करनी है टेबल नंबर 14B में, बिकॉज आपने ये अमेजोन के थ्रू क्या करा है, सेल करा है। वो अमेजोन कह रहा हूँ, फिर जोमेटो के थ्रू आपने सेल करा है, तभी ये टेबल नंबर 14B में जाएगा। ना तो ये टेबल नंबर 7 में जाएगा, ना 4 में जाएगा, ना 5 में जाएगा, ठीक है ना, ना 6 में, ना 8 में, कहीं पर भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना GSTR1 के टेबल नंबर इन टेबलों में कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा टेबल नंबर 14B में। मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ आपको कि एक बार मेरी GSTR1 की जो मैंने क्लास बनाई है, अभी अपलोड डाली है लेटेस्ट, वो मैंने उसमें एक्ट बता रखा है 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2017 से लेकर और अभी तक जितना भी चेंजेस हुआ है, सारी चीज मैंने उसमें समराइज कर रखी है। आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ GSTR1 आप रिटर्न खुद फाइल करेंगे, जिसने रिटर्न भी फाइल नहीं करी है ना वो भी रिटर्न फाइल करने लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना है इसमें। तो ये यहाँ पे रिपोर्टिंग हो गई, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये रिपोर्टिंग तो हो गई, ठीक है। अब वैष्णो ढाबा को रिसीव हुआ चार्जिंग बिल। अब भैया जोमेटो वाला तो कहेगा ना कि तेरे जो सेल हुई है वो मेरे थ्रू हुई है, तो मेरे जो प्लेटफॉर्म का तूने यूज करा उसमें मैं आपको चार्जेस बिल दे रहा हूँ, तो 1,000 रुपये का चार्जेस बिल दिया। मैं यहाँ आऊँगा, जैसे ही F9 प्रेस करूँगा, तो मैंने आपको समझा रखा उसमें, तो वैसे ही करना है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका जो अमेजोन का, ये जोमेटो का जो क्या होता है, एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ क्रिएट पे। देखिए जोमेटो का क्या होता है, जीएसटी नंबर होगा, तो वो यहाँ पे लूंगा, जैसे ही ओल्ड के साथ एल प्रेस करूंगा तो जोमेटो का जीएसटी नंबर डालूंगा इसमें मैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए जोमेटो का जीएसटी नंबर था, ये आ गया यहाँ पे, तो ये जीएसटी ये आ गया। कंट्रोल ए के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ देखिए जोमेटो का क्या नाम आ रहा है, ठीक है ना, ये नाम अलग आ रहा है जोमेटो का ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जोमेटो, जोमेटो लिमिटेड, जोमेटो जोमेटो लिमिटेड मैंने नाम रख लिया, और ये मैंने सारी चीज़ें कर दी। अब यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे रेगुलर आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्चुअल में मैं तो मेरे को क्या लेना था ECO, लेकिन ये लेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिखा रहा है, बिकॉज इसने जीएसटी नंबर किस में ले रखा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में नहीं, रेगुलर में ले रखा है, तो रेगुलर ही मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल ए के साथ सेव कर लूंगा यहाँ पे मैं, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर है, अब इसने मेरे को बिल दिया है, और मैं कंट्रोल H के साथ मैं इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में ले लूँगा। अकाउंटिंग इनवॉइस में लेने के बाद यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1,000 रुपये का बिल बनाया है, तो प्लेटफॉर्म चार्जेस, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एक्सपेंस। अभी आप जिसमें भी मर्जी लेना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या किसी में भी, आपको जो सही लगता हो उसमें लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि ये सेल से रिलेटेड पार्ट है, और ये देखिए जब मैंने सेल करी तो सेल से ही रिलेटेड हुआ ना, तो डायरेक्ट ही होगा ना ऑब्वियसली, है ना। आप इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट ही सही रहेगा, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं और सेल का ही थ्रू हमें ये मिला है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब देखिए इसका जो भी जीएसटी नंबर होगा, लोकल है 18%, 18 है कितना है, हाँ 18 है, ठीक है ना। इसमें यस करूँगा, दिस इज द सर्विस, ये सर्विस है, मान लीजिए 1,000 रुपये थे, मानना क्या है 1,000 रुपये ही है, ठीक है। यहाँ पे ले लूँगा CGST। अब देखिए यहाँ पे CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाऊँगा, और यहाँ पे CGST ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ सेव, CGST, ओ सॉरी SGST आ गया, और यहाँ पे SGST
90 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला बिल। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कटेगा, टीडीएस, टीडीएस कटेगा न्यू एक्ट के हिसाब से 193 के हिसाब से। क्या था वहाँ पे सबसेक्शन 1 के, सबसेक्शन 1 में क्या था, सीरियल नंबर था वहाँ पे, सीरियल नंबर क्या था, सीरियल नंबर 8 के 5 में, 8 के 5 में ये बात लिखी हुई थी, ठीक है, कि टीसीएस काटना है, टीडीएस काटना है। और ये पुराना एक्ट के हिसाब से 194 ओ के हिसाब से हमें काटना पड़ता है। तो इन दोनों केस में कितना था, 0.1% है ना। तो यहाँ पे काट लेंगे हम 0.1%। तो यहाँ पे टीडीएस लिख लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं टीडीएस रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल करंट एसेट में। आपको पता है अब मैं क्यों डाल रहा हूँ करंट एसेट, आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि मैं क्यों यहाँ पे ये ले रहा हूँ। तो 10,000 का देखिए, 10,000 का करेंगे जीरो, ठीक है ना, 0.10, तो 10 रुपये आ गया, ठीक है ना, 10 रुपये आ जाएगा 10,000 का। बिकॉज हमने यहाँ पे कितने की सेल करी है, 10,000 की, तो 10,000 का 0.1% करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये आ जाएगा। तो ये मैं कंट्रोल ए के साथ मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए लेजर में, लेजर में क्या हुआ देखें, यहाँ पे जोमेटो का एक लेजर हो गया सेल्स का, जो हमने सेल करी है। जोमेटो का जो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर लेजर हो गया, और जोमेटो का सेल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब देखिए जोमेटो के थ्रू मेरे को कितना पैसा लेना है, 10,000 रुपये लेना है जोमेटो के थ्रू, ठीक है। और इसने मेरे को कितने का बिल दिया, 1190 रुपये का बिल दिया। तो अब क्या करना है, एंट्री को क्या करना है, समझ रहे हैं ना, एंट्री को क्या करना है, यहाँ पे आइए, एंट्री को घुमाना है, एंट्री को घुमाना है, तो यहाँ पे लेना है जोमेटो, जोमेटो लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड ने मेरे को कितने का बिल दिया, 1190 रुपये। किस चीज़ का, प्लेटफॉर्म चार्जेस। अभी यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1190 आ रहा है, बैलेंस गायब हो जाएगा यहाँ से, किस बिल्स के अगेंस्ट, बिल नंबर 1 के अगेंस्ट। और यहाँ पे जोमेटो आ जाएगा, जो जोमेटो कौन था, सेल अकाउंट, यहाँ पे जोमेटो सेल अकाउंट का था, तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं जोमेटो। तो देखिए अब एक्चुअल में कितना लेना है, 8810 रुपये, जबकि लेना था कितना, 10,000 रुपये, ठीक है ना। नरेशन वगैरह सब कुछ आपको डालनी है, मैं यहाँ पे समय के हिसाब से मैं कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 1190, तो एक्चुअल में 10,000 में से 1190 घटा दिया तो कितना आ गया, 8810 रुपये। तो अब ये मेरे को पैसा वापसी देगा अमेजोन वाला, ओ सॉरी अमेजोन वाला कह रहा हूँ, जोमेटो वाला। और जोमेटो लिमिटेड में आइए, यहाँ देखिए क्या है, 1190 और 1190 दोनों एडजस्ट हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सेक्शन 95 के ईसीओ की एंट्री। अब देखिए यहाँ से मेरे को पैसा आ गया, तो F6 करूँगा, ठीक है ना। अब जोमेटो ने मेरे को क्या दिया, पैसा दे दिया, कितना दे दिया, 8810 रुपये। किस बिल्स के अगेंस्ट, इस बिल्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे बैंक में मेरा पैसा आ गया, पीएनबी, पीएनबी बैंक। तो यहाँ पे बैंक ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल ए के साथ। और ये देखिए पूरा सेटलमेंट हो चुका है, किससे रिसीव हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम जोमेटो। तो यहाँ पे जोमेटो का नाम भी आ गया। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आइए, जोमेटो के थ्रू कितना पैसा आया, देखिए 10,000 रुपये लेने थे, यहाँ पे बैलेंस हो गया नील, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गया क्या, नील, ठीक है। कैसे कैसे मिला मेरे को 10,000 रुपये, देखिए यहाँ पे जोमेटो ने मेरे को अपना खर्चे का बिल दिया था 1190 रुपये का, जो कि मैं इंटरचेंजेस करके, मतलब एंट्री को घुमा के मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे बैलेंस मेरा अमेजोन के पास पड़ा था, मैं अपनी जेब से खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, है ना। अपनी जेब से क्यों दूंगा जब मेरे पास, जब अमेजोन, वो अमेजोन कह रहा हूँ यार बार बार, जोमेटो के पास जब पैसा मेरा पड़ा था 10,000 रुपये, तो मैं अपनी जेब से अलग से पैसा क्यों दूँ। उसने वहीं से चेंज करके मेरे को कितना दे दिया, 8810 रुपये, और 1190 रुपये अपने डिडक्ट कर लिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ आइए बैलेंस शीट में, देखिए बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या आ रहा है, डेबिट साइड, ठीक है ना। बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि जोमेटो के थ्रू सेल कर रहा है कौन, वैष्णो ढाबा, वैष्णो ढाबा जोमेटो के थ्रू सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी कौन पे करेगा, सप्लायर, वो ईसीओ वाले पे करेंगे, जोमेटो यहाँ पे क्या करेगा, लाइबिलिटी पे करेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट खड़ा हो गया। जब मैं काउंटर सेल करूंगा तो उससे मैं एडजस्ट कर लूंगा इसको, 180 रुपये को। यहाँ पे देखिए बैंक में 8810 रुपये आ गए। और टीडीएस, अब देखिए टीडीएस यहाँ पे आ रहा है 194 ओ का, और सेक्शन मैंने आपको बता दिया न्यू एक्ट के हिसाब से। तो ये टीडीएस मेरे को कम मिलेगा, 10 रुपये। मैं इसको जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तब मेरे को ये मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर बैलेंस बन रहा होगा, क्या टैक्स पेबल आ रहा होगा, तो उससे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी अकाउंटिंग। मैं एक बार यहाँ पे जीएसटीआर 1 में भी लेके आ जाता हूँ आपको।
GSTR1 में देखिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, नील रेटेड एग्जामिटेड में। ये बात ध्यान रखना, इस बिल को क्या करना है आपने, टेबल नंबर 8 में नहीं ले जाना GSTR1 के, ध्यान रखना इस बात को। ये टेबल नंबर 8 में नहीं जाएगा, ये बैलेंस जाएगा टेबल नंबर 14B में, ध्यान रखना 14B में जाएगा ये। और 3B में कहाँ जाएगा, 3.3 सॉरी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 3B में कहाँ जाएगा ये, 3B में कहाँ जाएगा, 3.3.1 के क्लोज 2 में। ये बात ध्यान रखना। वहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार, सिर्फ एक बार, अगर आपको जिंदगी में एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको GSTR1 नहीं आता, GSTR1 पता ही नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार GSTR1 की वीडियो देख लीजिए, मेरे कहने पे देख लीजिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने GSTR1 फाइल भी नहीं कर रखी होगी ना, आप GSTR1 फाइल करना लग जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। वहां पे मैंने टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 9B, ठीक है ना, 11, 11A, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, 11A, 11B, 12, ठीक है, 13, 14 और 15, ये सारी टेबलें मैंने वहां अंडरस्टैंड करवा रखी है। अगर एक बार आपने देख ली ना वो वीडियो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जवान पक्का हो जाएगा, आप लोग मास्टर बन जाएंगे GSTR बन के। एक बार आप लोग ये देख लेना वीडियो, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, आप देखेंगे तो आपका भला होगा बहुत ज़्यादा। और चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कहीं कुछ बोलने लग जाए कुछ लोग कि सर यहाँ पे TCS क्यों नहीं काटा, मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन, अब कुछ लोग बोलेंगे सेक्शन 52 का TCS क्यों नहीं काटा, यहाँ पे TCS क्यों नहीं डिडक्ट हुआ, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे TCS डिडक्ट नहीं होता सेक्शन 52। वो क्यों नहीं होता, वो मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मित्रा और नाइका, ये सारे ही यहाँ पे TCS डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे TCS 52 के अंदर नहीं आता, 95 का सेक्शन 95 52 के अंदर TCS डिडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे ECO कोई और होते हैं और 95 में कोई और ECO होते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में मैं कुछ भी इन्हेंस कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है ना दोस्तों। और ये वीडियो अपने स्टाफ के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, सबके साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।